गाइस अभी रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर और फिलिस्तीनी यानी कि पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर की अभी मीटिंग हुई है और ये मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 समिट के दौरान हमें देखने को मिली है। तो सीओपी 26 के बारे में मैं आपको ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को सीओपी 26 के बारे में अभी मतलब जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, अगर नहीं पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जो है वो डाल दीजिएगा, या फिर एक दो दिन वेट कीजिएगा। एक दो दिन में इस पर एक सेपरेट वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, सेपरेट क्लिप अपलोड कर दूंगा। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 समिट की मीटिंग जो है वो ग्लासगो में हुई थी। बताएं जरा ग्लासगो कहाँ पर है, कौन सी कंट्री के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो है वो मीटिंग कंडक्ट हुई थी और इस मीटिंग के बाद ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होती है। तो इस मुलाकात में पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जो है वो सबसे पहली चीज तो ये बोली कि यार आप जो है वो हमें इतने समय से सपोर्ट करते आ रहे हो, मतलब वही मस्का लगाने वाली बातें, क्योंकि इनको चाहिए अभी एट प्रेजेंट इंडिया का सपोर्ट, पैलेस्टीन को इंडिया का सपोर्ट चाहिए। तो उसने मस्का लगाया, इसने बोला कि भाई याद करो कि तुम मुझे पहले कितना सपोर्ट किया करते थे, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त थे। तो भारत की ऐतिहासिक परंपरा रही है, हिस्टोरिक ट्रेडिशन रहा है कि पैलेस्टीनियन पीपल के जो अधिकार हैं उसके लिए भारत हमेशा खड़ा है, राइट। फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार के लिए, राइट्स के लिए, राइट, उसका हमेशा भारत ने सपोर्ट किया था, राइट। और हम चाहते हैं कि आप अभी भी हमारा जो है वो लगातार सपोर्ट करें। तो वही है मस्का वाली बात है कि तू तो मेरा बचपन का दोस्त था यार, अब तू दोस्ती भूल गया है क्या। तो वो याद दिलाने के लिए पैलेस्टीन ने इंडिया से ये सब बातें जो है वो करी, राइट, कि इंडिया जो है वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करे। कहा कि आप तो हमें टेक्निकल सपोर्ट भी देते थे, ये पॉलिटिकल सपोर्ट के पैरेलल में, राइट। तो ये इस प्रकार का एक मस्काबाजी हुई। फिर कहा, फिर थोड़ी सी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हटकर इन्होंने थोड़ी सी बात करी, क्योंकि देखो एकदम से अपने मुद्दे पर आया नहीं जाता ना। क्योंकि कभी भी आप देखिएगा किसी भी इंसान को अगर आपसे कुछ चाहिए, आपसे नोट्स वगैरह चाहिए, तो पहले वो डायरेक्ट फोन करके ये नहीं बोलेंगे ला दे नोट दे, नोट दे दे, हिस्ट्री पढ़ ली क्या तूने, ला दे इसके नोट्स दे, पॉलिटी पढ़ ली क्या, ला दे दे, या ये किताब दे दे। डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, पहले कॉल करेंगे, और भाई कैसा है, बहुत दिन हो गए थे यार तुझसे बात नहीं करी, कैसा है, घर में सब बढ़िया है, अच्छा और क्या चल रहा है, कुछ कुछ चीजें इधर उधर की पूछेंगे। फिर तो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कुछ ज्ञान देंगे, फिर बोलेंगे अरे यार ये हिस्ट्री के नोट्स हैं क्या। बस अपने काम मुद्दे वाली बात जो होती है लोग आखिरी में इसके लिए करते हैं, क्योंकि एकदम से पहले कर देंगे तो वो ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा। तो वही चीज, तो ये वाली बात तो उन्होंने मस्काबाजी करी, है ना, पहला पॉइंट। तो ये आपके इंटर मतलब एग्जाम के लिए उतनी काम की चीज नहीं, समझदारी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए क्या काम की चीज है वो अभी बताऊंगा मैं आपको। दूसरी चीज ये हुई कि अरे यार वेस्ट एशिया में थोड़ी चीजें खराब चल रही है, तो आप जो है वो इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया में चीजों को स्टेबल करने के लिए, सिचुएशन को स्टेबल करने के लिए आगे बढ़े, कदम उठाए। और साथ ही साथ और भी काफी सारी जो इससे जुड़ी जो कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर इसको, इस क्षेत्र में स्टेबलाइजिंग रोल जो है वो प्ले करें इंडिया। तो ये चीज हुई, तो ये भी उतना काम का नहीं है कुछ, ठीक है। तो ये मस्काबाजी फालतू बातें इधर उधर की। अब जो काम की चीज आएगी वो ये आएगी आखिरी में। फिर बोला पैलेस्टीन ने कि इंडिया जो है वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करे। किस चीज के लिए सपोर्ट करे, पहली बात तो एक और इन्होंने उड़ती हुई चीज जो है वो फेंक दी कि फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए इंडिया जो है वो सपोर्ट करे, पीपल्स राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, राइट। बट मेन जो काम की चीज है उन्होंने अब बोली आखिरी में जाकर कि एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का इंडिया समर्थन करे। इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को बनाने में, स्टैब्लिश करने में जो है वो सपोर्ट करे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को, इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, और जो कि हमेशा से रहा है। अगर आपने, मैंने जब आपको पढ़ाया था इजराइल और पैलेस्टीन के मुद्दे को, तो आप जानते हैं कि पैलेस्टीन भी जो है वो एक सेपरेट स्टेट, सेपरेट टेरिटरी चाहता है। इवन आज भी क्लेम करता है कि आने वाले समय में जब पैलेस्टीनियन स्टेट होगा तो उसकी कैपिटल जो होगी वो जेरूसलम होगी, है ना। पता है ये वाली बात है आपको, रेगुलर स्टूडेंट को पता होगी। जिनको नहीं पता है कि इजराइल और पैलेस्टीन का टॉपिक मैंने कवर करवाया था, तो आपको अगर पता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं एक मैसेज जो है वो पिंड कमेंट करके जो है वो डाल दूंगा। पहले आप एक बार नीचे कमेंट बॉक्स पर मैसेज चेक करिएगा, सबसे टॉप पर जो मैसेज आपको दिखाई देगा, कमेंट दिखाई देगा, तो उस कमेंट पर मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अगर मैंने नहीं की होगी तो प्लीज मुझे मैसेज करके या कमेंट करके एक रिमाइंडर जो है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। चलो, तो ये चीज है। तो ये मेन जो चीज थी इस पूरी मीटिंग के दौरान, वो यही चाह रही थी कि यार हमें एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट जो है वो बनाना है, इसमें प्लीज हमारी मदद करो। तो बस ये इंडिया और उसकी ये बातचीत हुई, उतना कुछ खास नहीं है। अब देखिए ये चीज है आप लोग के लिए काम की कि पैलेस्टीन को इंडिया का सपोर्ट जो है वो आज की डेट में क्यों चाहिए, क्यों इंडिया का समर्थन जो है वो पैलेस्टीन के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। तो आज की डेट में अगर हम लोग देखें 2021 और 22 के लिए, तो इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी
काउंसिल का। साथ ही साथ हम लोग दोबारा से ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए री इलेक्ट हो चुके हैं 2022 से 2024 के टेन्योर के लिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट पोजीशन पर इंडिया है, तो इसलिए पैलेस्टीन चाहता है कि इसी दौरान अगर इंडिया जो है वो पैलेस्टीन का सपोर्ट करे तो पैलेस्टीन के लिए जो है वो बेटर हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो ये वाली चीज़ एक हमें देखने को मिल रही है। और दूसरी बात, एक और चीज़ पैलेस्टीन ने ऑब्जर्व करी कि इंडिया जो है वो पैलेस्टीन से दूर हो गया है, राइट। अभी हमने यूनाइटेड नेशन के अंदर भी देखा कि इंडिया ने जो है वो पैलेस्टीन को जैसा पहले सपोर्ट किया करती थी इंडिया, उस तरीके का सपोर्ट जो है वो आज की डेट में पैलेस्टीन को नहीं किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो 2019 में इंडिया ने जो है वो इजराइल के फेवर में वोट किया था इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के दौरान। एक्चुअली क्या हुआ था कि पैलेस्टीन ऑर्गेनाइजेशन एक शहीद नाम की, तो इसको ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो दिए जाने पर एक रेजोल्यूशन सामने आया था कि इसको जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वो दिया जाएगा। तो इंडिया ने जो है वो डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया, मतलब कि इंडिया ने इजराइल का फेवर कर दिया कि पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन शहीद को जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। तो क्लियरली संकेत है कि इंडिया ने इजराइल का जो है वो फेवर किया, राइट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जून की अगर हम लोग बात करें तो एक रेजोल्यूशन सामने आया था। एक्चुअली क्या हुआ था, आप जानते हैं कि ये वाला जो मुद्दा हम लोग को देखने को नहीं पता तो इजराइल और पैलेस्टीन के टॉपिक को आप देख लीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स पर उसकी लिंक मैं आपको डाल दूंगा, राइट। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पूरी चीज मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करी हुई है, समझाई हुई है, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में क्या मुद्दे हैं, राइट। तो आपको समझ में आएगा कि इजराइल ने पैलेस्टीनियंस की जो है वो बैंड बजाई थी, यहां से उनको निकाला था, उनको जो है वो हटाया था, राइट। तो अभी कुछ समय पहले का मुद्दा था कि गाजा स्ट्रिप्स में मौजूद जो पैलेस्टीनियंस हैं तो उनके ऊपर इजराइल ने जो है वो अत्याचार किए थे। और कुछ समय पहले भी आपको पता ही है कि मिसाइल वगैरह भी जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो दागी गई थी। ये सब केसेस भी हम लोग को अल अक्सा मस्जिद वाले देखने को मिले थे, आपको शायद पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, वो वीडियो देख लेना, पूरी टाइमलाइन भी आपको जो है वो मिल जाएगी और पूरी तरह से हर एक चीज समझ में आ जाएगी। तो देखिए अब क्या हो रहा था, एक रेजोल्यूशन सामने आया था कि इजराइल ने जो गाजा स्ट्रिप के ऊपर जो कार्रवाई की है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, राइट। तो ह्यूमन राइट काउंसिल पर ये रेजोल्यूशन जो है वो सामने आया था। तो इस रेजोल्यूशन पे ना इंडिया ने वोट फेवर में डाला ना अगेंस्ट डाला, तो हम लोग आए नहीं थे वोट डालने, हम हट गए थे, जिससे कि क्लियरली संकेत जो है वो ना मिल पाए कि हम किसकी तरफ हैं, राइट। तो देखो क्या होता है, इंटरनेशनली एक चीज हमेशा जो है वो बोली जाती है, हमेशा, कि ना कोई इंटरनेशनली ना कोई परमानेंट अलाय है ना कोई परमानेंट एनिमी है। इसका मतलब क्या कि कोई भी इंटरनेशनली हमेशा के लिए कोई भी ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। एक टाइम था जब यूनाइटेड स्टेट्स गाना गाया करती थी कि जेरूसलम जो है वो पैलेस्टीन की कैपिटल है। आज की डेट में वो गाना गाना बंद, आपने खुद ने देखा है कि अभी कुछ समय पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर के दौरान इजराइल की अरब कंट्रीज के साथ जो है वो मीटिंग करवाई, अरब कंट्रीज के साथ जिनका 36 का आंकड़ा चलता है इजराइल का और अरब कंट्रीज का, तो उनके साथ मीटिंग हुई है, दोस्ती हुई है, संबंध गहरे हुए हैं। याद आ रहा है आप लोग को, शायद अगर आप रेगुलरली काफी समय से अगर न्यूज फॉलो करते होंगे तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी, या फिर अगर आप इस पर्टिकुलर मेरे साथ जुड़े होंगे काफी समय से तो इन सब मुद्दों के ऊपर भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आपको आइडिया होगा कि इस क्षेत्र में इजराइल ने जो है वो घुमा घुमा के मारा है सभी लोगों को। एक लौती इजराइल थी, अगर आप ये टॉपिक पढ़ेंगे इजराइल और पैलेस्टीन का तो आपको समझ में आएगा। 6 डेज का वॉर हुआ था, जिस 6 डेज के वॉर में इजराइल के आजू बाजू जितनी भी कंट्रीज है सबकी सब इजराइल के अगेंस्ट थी, सबको पीटा था इजराइल ने। तो इजराइल बिकेम अ पावरफुल कंट्री हियर, एंड जो भी पावर में होता है सभी लोग उससे दोस्ती करना चाहते हैं। Whenever you will get selected in civil services examination, जब भी आप इस एग्जाम में जैसे ही सिलेक्ट हो गए, आईएएस की रैंक आपके पास आई, आपके नाम के आगे जैसे ही आईएएस लग गया या आईपीएस लग गया या आईएफएस लग गया, आपके पूरे परिवार वाले तुरंत, दूर दराज के परिवार, दूर दराज के दोस्त तुरंत आपके पास आ जाएंगे। जो लोग आज की डेट में आपको इग्नोर कर रहे हैं ना, जो दोस्त, वो आपको फोन करेंगे हर वीकेंड पे, वो आपको अपनी जो भी उनके घर में फेस्टिवल कैसा भी हो, आपके पास फोन आएगा कि अरे भाई तू जरूर आना, तू मेरा खास दोस्त है, बचपन का है। ऐसा करेंगे क्यों? क्योंकि आप उस समय पावर में रहोगे। सो इस एग्जाम की लगकर तैयारी करो अगर ये फील चाहिए तो। और ये फील कब मिलता है? मेहनत करने के बाद मिलता है। अगर इजराइल ने 1967 में फोड़ा नहीं होता, तब इजराइल आज की डेट में ये फील नहीं ले रहा होता कि ये पावरफुल कंट्री खुद चल के उसके पास आ रही है, यूएसए सुपर पावर खुद चल के पास में आ रही है, क्या वो तुम्हारी दोस्ती करा? क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट है इस क्षेत्र में इजराइल के साथ दोस्ती करने के लिए।
राइट। हर एक कंट्री का अपना अपना इंटरेस्ट होता है और इवन हर एक इंडिविजुअल का पर्सनल लाइफ में भी अपना इंटरेस्ट होता है। इसीलिए इससे आपको एक सीख लेनी चाहिए। देखो, सिविल सर्विसेज का एग्जाम मैंने हमेशा बोला है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एग्जाम है। हर एक इंडिविजुअल को मैं तो चाहता हूं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। आपकी सोचने का तरीका और नजरिया जो है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जो पढ़ते हो वो जनरली बस पढ़ते हो, जो लिखा हुआ वो आपने पढ़ लिया। नहीं बॉस, पढ़ाई ये नहीं है। पढ़ाई ये है कि जो आप पढ़ रहे हो, जो आप चीज कवर कर रहे हो, उसमें जो क्या चीज छुपी है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। जो मैसेज छुपा है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, तभी तो आप ब्यूरोक्रेट बनोगे। द मैसेज हियर इज क्लियर मैसेज, देयर इज नो परमानेंट एलाइज एंड नो परमानेंट एनिमीज। किसी को जानी दुश्मन मत बना फालतू में कि अरे इसने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जानी दुश्मन नहीं। क्या होता है, आने वाले समय में आप राजा बनोगे, यू विल बी द किंग सिविल सर्विसेज को क्रैक करके। तो आपके पास होने चाहिए कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है कि जब भी निपटाने की बारी आए तो उनको सामने आगे बढ़ा दो। लो जाओ जाओ बेटा, मेरे लिए जाओ। किसी को फील मत होने दो कि आपको उनकी बातों से बुरा लगा है, बट आप डायरी में लिख लो कि इसने ये किया। देखो क्या होता है, ब्यूरोक्रेट जो है, ये सब फालतू की बातें होती हैं, जो मैंने पहले भी कह चुका हूं। ये जो विचार वाली बातें होती है ना, कि कॉमन मैन जो ये बात करते हैं कि हमें जो है वो सबको माफ कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर, नहीं, ब्यूरोक्रेट कभी किसी को माफ नहीं करता, राजा कभी किसी को माफ नहीं करता है। डायरी पे लिख लो उसका नाम कि जिसने आपके साथ गलत किया, और बार बार उस डायरी को देखो और उसको देखकर आपको मोटिवेशन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है। अरे इजराइल ने 1967 में अगर फोड़ा नहीं होता तो आज की डेट में यूएसए इजराइल के पास चल के नहीं आता। सबका अपना इंटरेस्ट होता है। तो आप फोड़ो इस एग्जाम को, यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक करो दम लगा के, सब आपके पास चल के आएंगे। सब आपकी लाइफ अलग हो जाएगी यार, लाइफ अलग हो जाएगी। आज की डेट पे आप अकेले सड़कों पे चलते हो, कोई पूछता नहीं है। जब 2 बॉडीगार्ड्स साथ में रहेंगे ना, हाय हाय, वो होगा जीवन। तो वो जीवन के लिए करना पड़ता है। इजराइल लड़ा था, इजराइल ने सबकी बैंड बजाई थी, तब जाकर उसको वो आज की डेट में ये चीज मिली। आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है, तब जाकर आपको वो सब मिलेगा जो आप आज की डेट में इमेजिन करते हो। गेटिंग इट और नॉट? तो दम लगा के तैयारी करें। तो यही सब चीजें हम लोग को देखने को मिली कि इंडिया का इंटरेस्ट भी आज की डेट में इजराइल की तरफ चला गया, बिकॉज वी वांट समवन पावरफुल हेयर, कि कोई पावरफुल एक पावर हो जो हमारे पास हो, हमारे नजदीक हो, हमारे इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए हमारा सपोर्ट करे। इजराइल से हम लोग बहुत डिफेंस की प्रोडक्ट्स लेते हैं, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आज की डेट में इजराइल के पास, वो हम लोग लेते हैं उससे। बहुत सारी चीजें, एक नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, राइट। तो ये मैसेज है कि क्योंकि एक टाइम पर यूएसए पैलेस्टीन का गाना गाता था, आज की डेट में यूएसए इजराइल का गाना गा रहा है। क्यों? देयर इज नो परमानेंट एलाय एंड नो परमानेंट एनिमीज, इंटरनेशनली भी और पर्सनल लाइफ में भी। कभी किसी से दुश्मनी एकदम ऐसी इस टाइप की मत करो, बट दुश्मनी गलत हुए वाली चीजों को भूलना नहीं है। दुश्मनी मत करो, मैं ये कहता हूं, वो इसलिए कहता हूं क्योंकि वो एक टाइम पर, देखो क्या होता है, आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी गद्दी के पास में साइड में किसको रखना है, किसको बिठाना है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपके घर के बाहर कौन लोग खड़े रहेंगे और घर के अंदर किनको एंट्री मिलेगी, है ना। कि बाहर अगर 4 लोग खड़े हैं तो आपने सीसीटीवी में देखा और बाहर जो है वो वॉचमैन को खुद नहीं बोला, कहलवा दिया, क्योंकि आपके पास पर्सनल असिस्टेंट भी होगा ना, कहलवा दिया कि इनको भिजवाइए अंदर। तो 4 लोग में से जो आपका फेवरेट होगा वो आएगा, बाकी 3 लोग वहीं खड़े रहेंगे। तो वो आपको डिसाइड करना है। तो वो जो पावर चाहिए आपको डिसाइड करने वाली, कि आपके घर के अंदर एंट्री लेने के लिए भी लोग बाहर खड़े रहें, लाइन लगाएं। आपके ऑफिस तो दूर की बात है, ऑफिस में तो वैसे भी बड़ी मुश्किल से मिलती है एंट्रीज, राइट। फिर वो तो अपॉइंटमेंट हो, ये सब चीज़ होती है। मैं घर की बात करूँ, घर मतलब पर्सनल लोग कि जो आपको पर्सनली जानते हैं, राइट। कि आपको किसको कहना है, कहलवाना है कि साहब घर में नहीं है, और किसको कहलवाना है कि आ जाओ अंदर, वो आप डिसाइड करोगे, राइट। या मैडम घर पे नहीं है, किसको कहलवाना है, या किसको कहलवाना है कि अंदर आ जाइए, कि मैडम घर पे है, तो वो आप डिसाइड करेंगे गाइस। क्लियर? चलो, तो अंदर से मोटिवेटेड रहो, इस एग्जाम में छोड़ना नहीं अपना अपन को, अपने आप को। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और इंडिया और पैलेस्टीन के रिलेशंस की बात करें तो इंडिया जो है वो सपोर्ट करती है पैलेस्टीन को, राइट। अगर हम बात करें, क्योंकि पैलेस्टीन जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक इंटीग्रल पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है। 1974 में इंडिया जो है वो पहली नॉन अरब कंट्री बनी थी जिसने रिकॉग्नाइज किया था पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को एज अ सोल एंड लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीन पीपल, फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता
देने वाला पहला गैर अरब राज्य इंडिया बना था जिसने PLO को जो है वो मान्यता दी थी इस प्रकार की। और इंडिया की पोजीशन पैलेस्टीन में जो है वो इंडिपेंडेंट है और कंसिस्टेंट है, बट हाँ अभी हमारे इंटरेस्ट को देखते हुए हम लोगों ने जो है वो थोड़ा सा चेंज किया है इस चीज़ को। तो एट करेंट टाइम में हमने चीज़ों को चेंज किया है और हमारा इंटरेस्ट जो है वो हालांकि रहा है। अगर देखो क्या है, अगर पूरी तरह से हम लोग दुश्मनी कर लेते पैलेस्टीन के साथ, क्योंकि देखो क्या होता है, दो लोग हैं। आज आपको अगर किसी एक से काम है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को भूल जाओ। तो ये एक और सीख आपको लेनी है दूसरे पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अपन को अपने इंटरेस्ट के लिए हमेशा काम करना है, अपने इंटरेस्ट के विरुद्ध काम नहीं करना है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के विरुद्ध काम करेगा वो सिर्फ अपना नुकसान करेगा। आज की डेट में आपका काम है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का। आप ये तैयारी को छोड़कर दूसरी चीज अगर आप करोगे तो यू आर डिस्ट्रॉइंग योर ओन टाइम या डिस्ट्रॉइंग योर ओन फ्यूचर बाय योरसेल्फ। आप खुद ही अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो। आज आपका इंटरेस्ट है वो एक ही है कि अच्छी चीजें, मतलब अच्छी पढ़ाई ग्रैप्स करो, सिविल सर्विसेज की तैयारी मतलब तरीके की वो करिए और वो करने के बाद सिलेक्शन लीजिए। अगर उस दौरान आप दुनिया जहां की चीजें अगर करने में इन्वॉल्व हो गए तो बॉस फिर कुछ ना हो पाए, फिर नहीं हो पाएगा। तो फिर आप अपना समय वेस्ट करोगे। तो समय आपको वेस्ट नहीं करना है, वैसे ही कम टाइम है। लोग सोचते हैं कि हमें तो अभी थोड़ा ना, हमें तो 3 साल बाद हम एग्जाम देंगे, अभी से प्रिपरेशन करते हैं 3 साल बाद हो ही जाएगा। नहीं होता। एग्जाम की डेट से पिछले 1 से 1.5 साल से आपको जो है वो क्लियर कट शब्दों में बोलूं, कुत्तों समान लगना पड़ेगा, कुत्तों समान, सब कुछ भूल के, है ना। वो करना ही पड़ेगा, भले आप 5 साल से तैयारी क्यों ना करो, क्योंकि ये जो 1 से 1.5 साल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। क्योंकि इस पीरियड में जो आप पढ़ोगे वो लॉन्ग टर्म तक आपको, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब इतना कि आप एग्जाम में लिख पाओ, वो याद रहेगा। हमारी मेमोरी 5 साल की नहीं रहेगी। जो चीज़ आप अभी पढ़ रहे हो, जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, इसराइल पैलेस्टीन के मुद्दे की एक टाइमलाइन जो दे रहा हूँ अभी अभी जो दूंगा, मतलब ऑलरेडी दे चुका हूँ एग्जैक्टली मैं, राइट। नीचे कमेंट बॉक्स पर उसकी लिंक आप देख लीजिएगा रिवाइज करने के परस्पेक्टिव से। अगर आपने ऑलरेडी देख लिए तो, नहीं देखिए तो देख लीजिए। तो वो जो पूरी चीज़ समझाऊंगा और जो अभी पूरी चीज़ मैंने आपको समझाई है, आपको क्या लगता है 1 हफ्ते बाद भूल जाओगे अगर रिवाइज नहीं करोगे तो आपको क्या लगता है कि 5 साल से तैयारी जो करेगा, 3 साल से जो तैयारी करेगा, उसका क्या सिलेक्शन सुनिश्चित है? नहीं। जिसने एग्जाम की डेट से पिछले, ये मान के चलो 1 से 1.5 साल तक अपनी जी जान लगा दी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, उसका सिलेक्शन सुनिश्चित है। बट हाँ, उस ट्रैक पर उसको रहकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज 1 घंटा पढ़ रहे हैं, कल 8 घंटे पढ़ेंगे, परसों जो है वो पढ़े ही नहीं, छुट्टी, नरसों छुट्टी, अरे मन नहीं लग रहा। ऐसे लोगों का नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो ये चीज थी। और इजराइल पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स पर मैं लिंक छोड़ रहा हूं, इसको जरूर देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस, कोवैक्सीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इमरजेंसी यूज लिस्ट में जो है वो शामिल कर लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राइट। इसमें मेनली आपको इमरजेंसी यूज लिस्ट जो है वो क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। और एक और चीज, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, हालांकि सुनने में ये एक जैसा रहता है बट एक्चुअल में ऐसा नहीं, थोड़े बहुत कुछ डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगा, इससे रिलेटेड एक सिंगल वीडियो जो है वो आपको नीचे मतलब इसको बनाकर इसको जो है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर इसकी लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि इस पर मैं चाह रहा हूं कि एक अलग से जो है वो इमरजेंसी यूज लिस्ट और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का एक अलग से टॉपिक जो है वो आपको बनाकर दे दूं, जिससे कि ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, राइट। एक साथ रख दूंगा तो क्लैरिटी उसकी अच्छी आपको हो जाएगी। अब देखिए, हालांकि पहले भी आपको कई बार जो है वो पढ़ा चुका हूं, तो उस पर मैं एक सेपरेट क्लिप जो है वो यहाँ पर डाल दूंगा। अभी बताया जा रहा है, बहुत समय से हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारी जो कोवैक्सीन जो वैक्सीन है, राइट, तो उसको जो है इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के अंदर शामिल कर ले WHO। फाइनली शामिल कर लिया गया है बहुत समय के बाद, और ये अप्रूवल जो है वो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के द्वारा दिया गया है, जो कि एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी पैनल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को अब इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के अंदर शामिल कर लिया गया। तो इससे आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब यह है कि ये वैक्सीन लगवाकर अगर कोई व्यक्ति विदेश इंटरनेशनली ट्रैवल करता है तो अलाउ किया जाएगा उसको। जैसे होता है ना कि ये देखो, इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में जो वैक्सीन है ना गाइस, यानी कि जो दवाइयों के नाम रहते हैं, तो इंटरनेशनल कंट्रीज वगैरह, यानी कि कोई भी कंट्री जो है इंटरनेशनली, वो सबसे पहले WHO की इसी लिस्ट को देखती है कि इस लिस्ट में मौजूद जो वैक्सीन, अगर सामने वाला जो ट्रैवलर है वो अगर ये वैक्सीन लगवा के आया है, तब उसको फिर अलाउ किया जाएगा उनकी कंट्री में एंटर करने के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड अप्रूवल जो था गाइस, ये हालांकि 26 अक्टूबर को ही हो जाना चाहिए था, बट एक्चुअली क्या हुआ था कि कुछ और क्लैरिफिकेशन जो है वो WHO ने भारत बायोटेक से जो है वो मांगा था,
राइट, कि फाइनल रिस्क बेनिफिट असेसमेंट करने के लिए, फाइनल मतलब करने के लिए, इसको फाइनली इस लिस्ट में शामिल करने के लिए कुछ और चीज़ें जो है वो बस उसकी मांग करी थी, तो ये काम का नहीं है अपने लिए। तो WHO ने ऑलरेडी अभी तक 6 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया है। यह है एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, मॉडर्नास की mRNA 1273, सीनोफार्म की BBIPCORV, सीनोवैक्स की कोरोना वैक, और फिजर या बायो एनटेक के कॉमरनेटी इनकी कॉमरनेटी, राइट, और साथ ही साथ जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन्स। तो इनको जो है वो अभी तक अप्रूव जो है वो किया हुआ है। अब इसमें भारत बायोटेक की हम लोग को देखने को मिल रही है कि ये कोवैक्सीन भी जो है वो अब शामिल हो रही है। अब इस अप्रूवल का मतलब क्या है गाइस? तो इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में आने के बाद अब कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर की है, उसको अगर 4 हफ्तों के गैप में 2 डोजेज अगर लग जाते हैं, तब वो व्यक्ति जो होगा उसको अलाउ किया जाएगा इंटरनेशनली ट्रैवल करने के लिए। इंटरनेशनल ट्रैवल यानी कि हम जो इंडियंस जो हैं वो ईजिली अब इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो कर सकेंगे, राइट। बट एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि दिस वुड बी सब्जेक्टेड टू कंट्रीज क्लियरिंग कोवैक्सीन थ्रू देयर रेगुलेटरी प्रोसेस। मतलब कि अभी भी पूरी तरह से ये नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं 50-50 चीज़ है, बट हाँ फिर भी WHO की इस लिस्ट में आने का मतलब क्लियरली एक अच्छा संकेत है कि इंडियंस को जो है वो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बट हाँ, जिस कंट्री में वो जा रहे हैं, अब वो कंट्री जो है वो अपने रेगुलेटरी प्रोसेस के थ्रू अगर कोवैक्सीन को क्लियर करती है तो ठीक है, क्योंकि वो कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करेगा ना, वो कंट्री कितना सेफ मानती है कोवैक्सीन को वो भी डिपेंड करेगा, है ना। कंट्री टू कंट्री चीज़ें डिपेंड करेगी। बट हाँ, मैक्सिमम केसेस में इंडियंस को आसानी ही होगी, राइट। तो बट ये दोनों फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए कि एक्सपर्ट का क्या कहना है, कि ऑब्वियसली बात है यार, अब लेट्स से कि WHO ने कोई वैक्सीन को अप्रूव कर दिया, बट हमारी जो एजेंसीज हैं, राइट, उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये वैक्सीन सेफ नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि इस वैक्सीन को लगाकर, जो अप्रूवल वैक्सीन उसको लगाकर अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवलर इंडिया के अंदर एंटर करता है, तो हम इसे थोड़े दिन के लिए रोकेंगे, हम इसको बोलेंगे कि एक बार इसका टेस्ट जो है वो करवा लें, फिर उसको जो है वो भेजेंगे, है ना। तो उसका इवन ये भी हो सकता है कि उसको जो है आइसोलेशन पे भी रख सकते हैं हम लोग। तो वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, क्योंकि अल्टीमेटली यार अगर ये वायरस फैलेगा तो एक कंट्री के लिए आफत की बात है ना यार। तो मेन चीज वो कंट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक्सपर्ट का ये भी राय है, तो ये भी राय जो है वो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है ना। और समझदारी के लिए भी बहुत प्रैक्टिकल चीज है, कॉमन सी चीज है, और इस प्रिपरेशन में आप जितना प्रैक्टिकल होकर तैयारी करेंगे उतना आपको मजा भी आएगा और पूरी चीज आसानी से समझ में भी आएगी। बट देखिए, हालांकि ये 18 साल या उससे ऊपर की बात करती है इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के अंदर इस वैक्सीन की। अब कोई भी रिकमेंडेशन जो है वो अभी बच्चों में ये वैक्सीन लगनी है या फिर प्रेग्नेंट महिलाओं में ये वैक्सीन लगनी है, तो उसको लेकर कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया है। मतलब 18 ईयर्स और अबव के व्यक्ति उपयोग कर सकते हैं, राइट। तो उसके बारे में जो है वो जानकारी बस यहाँ पर दी है। तो इस भारत बायोटेक की वैक्सीन से रिलेटेड इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल करने के लिए। अब कितनी ज़्यादा इफेक्टिव कोवैक्सीन है, तो इसके इफेक्टिवनेस के बारे में भी अगर हम लोग बात करें तो पाया ये गया कि 78% इफेक्टिव है कोविड-19 के अगेंस्ट, राइट। अगर कोई भी सीवियरिटी केस, यानी कोई भी सीवियर से सीवियर कोविड-19 का केस अगर किसी को होता है, तब 78% इफेक्टिव वैक्सीन जो है ये बताई जाती है। 14 या उससे ज़्यादा दिन बाद अगर सेकेंड डोज अगर किसी व्यक्ति को जो है वो लगता है, तो राइट, तो काफ़ी ज़्यादा और इफेक्टिव हो जाती है ये, और एक्सट्रीमली सूटेबल है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए, क्योंकि आसानी से इसको जो है आप स्टोर करके रख सकते हो, इसकी ज़्यादा तामझाम नहीं है इसके स्टोरेज को लेकर। और कोवैक्सीन जो है वो एक होल वायरियन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हम लोग को कोरोना वायरस के अगेंस्ट देखने को मिलती है, जिसे ICMR ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ मिलकर जो है वो डेवलप किया है। तो ये वाली चीज़ भी आप थोड़ा सा फैक्ट जो है वो प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखिएगा। अब नीचे कमेंट बॉक्स पर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन या इमरजेंसी यूज लिस्टिंग का टॉपिक अगर डल गया होगा तो बहुत बढ़िया, चेक कर लो, और अगर नहीं डला होगा तो थोड़ा सा यानी कमेंट पे लिख कर जो है वो थोड़ा वेट कर लो, आपको जो है वो टीम रिप्लाई कर देगी। जैसे ही हम लोग डाल देंगे उस टॉपिक को, उसकी लिंक आपको रिप्लाई में मिल जाएगी। और वैसे अगर ऑलरेडी लिंक पिंड मैसेज में होगी तो उसको आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा वर्ल्ड टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। गाइस, पुलिस रिफॉर्म का एक ऐसा टॉपिक है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड मेंस में डेफिनेटली आप आंसर जो है वो लिखिएगा, क्योंकि देखो पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये बेहतरीन अब आपको मैं चीज बताने जा रहा हूं
जो कि प्रॉपर एक आपका अच्छा आंसर जो है वो बना देगा पुलिस रिफॉर्म को लेकर। और पुलिस रिफॉर्म के बारे में जब आप लिख रहे हैं और आप अगर 2006 के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में नहीं लिखेंगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट चीज है 2006 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कि पुलिस रिफॉर्म से एसोसिएटेड है। तो आइए इसको समझते हैं, इस टॉपिक को काफी डिटेल में। बट उससे पहले कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है ये चीज हम लोग समझ लें। तो एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी कोर एडवाइजरी ग्रुप है जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म को लेकर हमें देखने को मिली थी, कोर एडवाइजरी ग्रुप। तो इसने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। तो आइए समझते हैं कि इसने पुलिस रिफॉर्म को लेकर या फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म को लेकर क्या रिकमेंडेशन दिए हैं। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट, इन्हें सेटअप करना चाहिए पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटीज। अब ये क्या है पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी? जैसे कि गाइस कई बार आपने देखा होगा कि पुलिस वाले गाली गलौज कर देते हैं आम जनता से, बदतमीजी कर देते हैं, कई बार तो मारपीट देते हैं। तो जनता जो है वो, देखिए जनता अपनी कंप्लेन लेकर पुलिस के पास जाती है, बट पुलिस की कंप्लेन को लेकर जनता किसके पास जाए, तो ये उसी अथॉरिटी की यहां पर बात हो रही है कि पुलिस की कंप्लेन को लेकर जनता जो है वो इस अथॉरिटी के पास जाए कि इस फलाना पुलिस वाले ने मुझे मारा, मुझे गाली बकी, बदतमीजी करी, राइट। तो ये सब चीजें हैं। तो ये अथॉरिटी का रोल क्या होगा ये आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि ये अथॉरिटी पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेन को सुनेगी, राइट, पहला पॉइंट। और हालांकि आपको बता दें कि ये जो रिकमेंडेशन अभी एनएचआरसी की कोर एडवाइजरी ग्रुप ने किया है, ये कोई नया रिकमेंडेशन नहीं है। ये ऑलरेडी प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2006 का केस। तो इसमें भी इसी चीज के बारे में बात की गई थी। इस केस के जजमेंट में पुलिस रिफॉर्म को लेकर इस चीज को मेंशन किया था कि अगर पुलिस किसी के साथ अगर अत्याचार करती है, कोई भी पुलिस के कारण अगर किसी को भी कोई हानि पहुंचती है, तो सामने वाला व्यक्ति इस अथॉरिटी के पास जा सकता है, पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटीज के पास, और पुलिस के अगेंस्ट जो है वो कंप्लेन कर सकता है। क्लियर? तो ये वाली चीज। अब देखो, हम लोग जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो ऑनलाइन जब हम लोग शॉपिंग करते हैं तब क्या होता है कि वेबसाइट पर जैसे ही हमने ऑर्डर किया, फिर नेक्स्ट डे आपके पास मैसेज आता है कि आपका सामान जो है वो निकल गया, राइट। फिर आपका सामान जो है वो इस शिपमेंट हब पर पहुंच गया, या फिर आप वहां पर ट्रैक कर सकते हो एप्लीकेशन में जाकर, राइट, या वेबसाइट पर जाकर उस जिस भी आपने ऑनलाइन शॉपिंग जिस भी वेबसाइट से करी होगी, तो वहां पर ये ऑप्शंस मिलते हैं ट्रैक करने के, है कि नहीं? आप सभी लोग इस चीज से वाकिफ होंगे। ये चीज बताई जा रही है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से कंप्लेन करेगा तो उसकी कंप्लेन का स्टेटस क्या है, राइट, कंप्लायंस की किस प्रकार से उसकी कंप्लेन जो है वो आगे बढ़ रही है, तो उसकी जानकारी उसको मिलती रहे। और ये जानकारी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और स्टेट होम डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट पर जो है वो डिस्प्ले हो। तो ये चीज भी यहां पर बताई जा रही है। तो ये तो पहला रिकमेंडेशन अभी एनएचआरसी की कोर एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म से रिलेटेड हमें देखने को मिला। दूसरी बात इन्होंने ये कही है, दूसरी बात, आइए दूसरी बात पे बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और लॉ मिनिस्ट्री, इन्हें इंप्लीमेंट करना चाहिए। एक्चुअली 113वीं 113th रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की, जिसमें कहा गया था इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 114B को जो है वो शामिल कर लो। तो इस रिकमेंडेशन को जो है वो ऐड करें, राइट, पुलिस रिफॉर्म के अंदर या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म के अंदर। अब ये है क्या? तो देखो, इसको अगर ऐड कर लेंगे 113वीं जो रिपोर्ट लॉ कमीशन की, इसके रिकमेंडेशन को, ये वाले कि सेक्शन 114 को इंडियन एविडेंस एक्ट में शामिल करो, इसको अगर ऐड कर लिया जाएगा या फिर इसको इंप्लीमेंट कर लिया जाएगा, तब हमें देखने को मिलेगा कि ये इंश्योर किया जा सकता है कि अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में है, कोई भी व्यक्ति पुलिस की हिरासत में, और अगर वो व्यक्ति इंजर हो जाता है, घायल हो जाता है, तो ये माना जाएगा कि पुलिस द्वारा उसे घायल किया गया है। होता है कई बार कि पुलिस जो है वो लोगों को मारती है और फिर जब कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाता है तो ऑब्वियस ही बात है, पुलिस मतलब वो नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती कि पुलिस ने जो है उसको मारा। पुलिस तो बोलती है कि पहले से ही पिटपुटा के आया था, हमने तो कुछ नहीं किया है ना, क्योंकि पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं है किसी को मारने की। बट गाइस, आपको मैं एक बहुत तरीके वाली बात जो है वो समझाऊं कि बहुत सारे तौर तरीके ऐसे होते हैं, बहुत सारी ऐसी मार भी होती है कि जिसमें दिखता नहीं है, जिसमें सिर्फ दर्द होता है। आप बोलेंगे कैसी बात कर रहे हो सर? देखो, पुलिस के पास एक पट्टा होता है, उस पट्टे पे ये लोग लिख देते हैं सच बोल पट्टा। मैंने अब प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, राइट। सच बोल पट्टा ऐसे करके इसमें लिखा रहता है कुछ, है ना। ये बड़ा सा पट्टा होता है, बेल्ट टाइप की होती है, इस टाइप का पट्टा होता है, इसमें एक हाथ पकड़ने के लिए वो भी रहता है, वो भी बेल्ट का ही होता है। आय हाय, ये जब चिपकता है ना, इतनी तेज लगती है, क्या बताएं, बेहतरीन।
और ना उसमें कोई निशान आएगा, ना कोई कटेगा पिटेगा, बट दर्द खतरनाक होता है। तो पुलिस के पास बहुत तौर तरीके होते हैं। जब आप आईपीएस बनेंगे, राइट, तब आपको बहुत तौर तरीके बताए जाएंगे, राइट, कि किस तरीके से आपको डील करना है, राइट। तो वो तो बहुत सारी चीज, देखो यार, मैं जो चीज कह रहा हूँ, ठीक है, अगर हम कानून के अकॉर्डिंग देखें तो वो चीज गलत है, लीगली वो चीज नहीं होती, बट आप मुझे खुद बताएं ना कि आप जब एक आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, यार देखो, कुछ लोग होते हैं जो बातों से मान जाते हैं, अब कुछ लातों के भूत होते हैं, वो बातों से नहीं मानते ना। तो यू आर गोइंग इन अ सर्विस, आप उस सर्विस के लिए जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आने वाले समय में ऑफिसर आप बनना चाह रहे हैं, वो वाले ऑफिसर, कि आपको बोलते हैं ना, साम दाम दम दंड भेद, सब कुछ जो है वो अपनाने पड़ेंगे, राइट। तो उसकी आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जाएगी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल में आपको जो है वो ट्रेनिंग जो है वो मिलेगी। पता है ना सभी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी, तो वहां पर जो है वो आपको ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी, राइट, आईपीएस के लिए, राइट। और बाकी मसूरी तो सभी, वैसे तो एक बार तो सभी लोग मसूरी जाते ही हैं सिलेक्शन के बाद, राइट, लबासना सभी लोग जो है वो जाते ही हैं, फिर बाद में जाकर वो कुछ समय के बाद जो है वो चढ़ जाते हैं। तो आप आईपीएस लोग जो हैं, जो आईपीएस ऑप्ट करते हैं, तो आप लोग जो है वो चले जाएंगे कहाँ पर, हैदराबाद पे, तो वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी, राइट। तो वही चीज़ है कि ट्रेनिंग के दौरान सब बताया जाता है यार, राइट, सब कुछ करवाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान, कि कैसे किसको राइट करना है, बहुत सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस गेम इन फ्यूचर, बट अभी उस गेम का पार्ट बनने के लिए आपको तरीके से जो है वो मेहनत करनी जरूरी है, तो मेहनत कंटिन्यू रखो, राइट। चलिए, तो हम जो है वो क्या बात कर रहे थे कि ये अगर पुलिस कस्टडी में अगर किसी को कुछ होता है, कोई घायल होता है, तो ये माना जाएगा कि पुलिस द्वारा उसे घायल किया गया, तो ये भी रिफॉर्म को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। अब देखिए, मेक द लीगल फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, लीगल फ्रेमवर्क जितने भी है टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बना दो, ऑनलाइन कर दो चीज़ों को, जिससे कि लोग ट्रैक कर सकें, ना ही सिर्फ लोग बल्कि ऑफिसर्स भी, कि कितनी तेजी से फाइलें जो है वो आगे बढ़ रही हैं, तो स्पीड अप हो सकेगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2020 में भी एक ऑर्डर दिया था, ये भी कहा गया कि इसको भी आप इंप्लीमेंट करें, कि जितने भी सभी के सभी जो पुलिस स्टेशन है वहां पर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल कर लो नाइट विजन के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन में आपने कैदियों के साथ कुछ नहीं किया, रात में 12 बजा दी, क्योंकि कैमरा नाइट विजन वाला नहीं है हमारे पास। तो कोई पूछेगा कैमरा लगा, हाँ लगा है, देख लो आप क्लिपिंग रात वाली, हमने तो कुछ किया नहीं है। अब जज देख रहे हैं, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो बोलेंगे अरे हमारे यहाँ नाइट विजन वाला नहीं है, तो कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया नाइट विजन वाला भी चाहिए, राइट। तो नाइट विजन वाला कैमरा भी जो है वो होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, राइट, और इसको तुरंत इंप्लीमेंट करो इमीडिएटली, राइट। तो ये वाली चीज़ है। और इसके अलावा सोशल वर्कर्स को, लॉ के स्टूडेंट्स को ट्रेन करो पुलिस स्टेशन में, राइट, जिससे कि कम्युनिटी पुलिसिंग का ये पार्ट बन सके, राइट। और कम्युनिटी पुलिसिंग को पुलिस मैनुअल में, कानून में, लॉज में, एडवाइजरीज में शामिल करें। कम्युनिटी पुलिसिंग सभी लोग समझते हैं ना, कि कुछ पीरियड में हमारी मतलब यानी कि हमारे जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ जो लोग हैं वॉलंटरी बेसिस पर जाएं और जाकर ट्रेनिंग लें, जैसे कि जब भी कभी पुलिस को आवश्यकता पड़े आम जनता की, तो ये लोग जो है वो सामने आकर पुलिस के बिहाफ में जो है वो कुछ जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का रोल प्ले कर सके। बट पॉइंट टू बी नोटेड, वो लोग सिर्फ एक प्रकार से आप कह सकते हैं पुलिस के अंडर आएंगे, बट पुलिस की अथॉरिटी उनके पास जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी किसी प्रकार की, किसी को ना अरेस्ट करने की, ना किसी को धमकाने। कुछ लोग होते हैं कि थोड़ी सी डील क्या दे दी पुलिस वाले ने, थोड़ा सा क्या बोल दिया, अरे एक हिट हुई थी यार ऐसी मेरे साथ, मैं उसके बारे में आपको बताऊं। तो मैं एक जगह से जो है वो निकल रहा था, राइट, ये बहुत समय पहले की बात है, मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले की बात है। मैं एक जगह से निकल रहा था और उस समय मेरे पास हेलमेट नहीं था। अब आप बोलोगे क्या है यार सर, रूल्स को ब्रेक कर, अरे वो 7-8 साल पहले की बात है यार, अपन मतलब कम खुदा नहीं दे, पहले खतरनाक हरकतें करी है अपन ने, राइट। वो टाइम हो गया उस बात को, मेरे ख्याल से 10 साल के आसपास की बात है वो। तो वो उस समय मेरे पास उस समय 220 थी अपनी पल्सर 220। अभी तो नहीं है, अभी तो मैं नहीं, अब शरीफ हो गया हूँ मैं अब, राइट। तो पल्सर 220 थी मेरे पास, तो मस्त मैं जो है वो जा रहा था, एक सिक्योरिटी गार्ड ने रोका। मैंने कहा है, मैंने ये क्या है, बोलता हेलमेट कहाँ है। मैंने उसको पहले ऊपर से नीचे तक देखा, मैंने भाई, मैंने मतलब तो हेलमेट दिखाओ, गाड़ी साइड में करो, पेपर निकालो। अरे मैंने कहा इसको क्या हो गया यार, तो मैंने कहा तुम पुलिस हो गया, हाँ। अरे मैंने कहा, फिर मैंने गाड़ी की चाबी निकाली, वहीं पे साइड में चौकी थी, मैं गया, मैंने कहा ये मुझसे क्यों पूछ रहा है। पुलिस वाले बोलते हैं हमने उसको बोल के रखा है रोकने के लिए। मैंने कहा भैया ऐसा ना करो, क्योंकि यही लोग जो होंगे कल को आप यहाँ पे नहीं होंगे, खुद पुलिस बन के लोगों से रिश्वत लेंगे। तब उस समय थोड़ी सी सीख दी मैंने, और उस समय क्या, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा नहीं, मैं थोड़ा पॉलिटिक्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव था उस समय, राइट। बट किस में था वो मैं उतना डिटेल अपनी डिस्क्लोज नहीं करूंगा।
बट मैं उस समय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था एक पॉलिटिकल पार्टी का। तब उस समय जो है फिर यहाँ पर अपन ने अपनी पावर का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया। यस यस यस, आई नो कि मैंने गलत किया था, वो मैं अपनी पुरानी बात कह रहा हूँ जब मैं बिगड़ा हुआ था, राइट। अभी आज की डेट का कमलाक्ष अलग है और पहले का कमलाक्ष बहुत अलग था, राइट। मेरे रेगुलर स्टूडेंट सभी लोग इस बारे में जानते हैं एंड आप लोग रिलेट कर पाए। देखो यार, मैं हमेशा कोई भी चीज़ छुपाता नहीं हूँ। अगर मैं आपको एकदम सोफेस्टिकेटेड टाइप का एक व्यक्ति अगर आपके सामने प्रेजेंट करूँ कि मैं ऐसा था, नहीं यार बॉस, सबका अपना पास्ट होता है, सब लोग चेंज होते हैं, सब लोग बदलते हैं, सब लोग इंप्रूव करते हैं। और मैंने तो अपने आप को पूरा टोटली बोलते हैं ना 360, तो ऐसा इंप्रूव किया है। अब मेरी हिस्ट्री कभी आप लोग आइएगा, मिलिएगा, तब बताएंगे बहुत तरीके से कि खतरनाक खतरनाक टाइप के कांड हुआ करते थे, क्या बताएं हम। तो बस वही फिर मैंने बताया कि मैं यहाँ पे राउंड पे निकला हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, ये फलाना फलाना ऑर्गेनाइजेशन से हूँ और ये पार्टी है, तो ऐसा वैसा करके। तो फिर वो पुलिस वाले ने ही जो है वो उसको डांट लगाई जाके कि क्यों क्यों रोक रहे हो ऐसा ऐसा करके। वो भी थोड़ा सा सहमा कि अरे यार ये तो गड़बड़ ना हो जाए कुछ। तो वो चीज़ एक मैंने पकड़ी वहाँ से। तो क्या होता है कि ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है ना गाइस, जब ये आप लेते हो, जब ये चीज़ आप सीखते हो, तब होता है सही नॉलेज। यस, आई वॉज रॉन्ग कि मैं जो है वो गड़बड़ था उस समय एंड कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यस, मैंने रूल्स को जो है वो ब्रेक किया, बट आप लोग कोई नहीं करेंगे बिकॉज वो टाइम मेरा अलग था। उस टाइम पर मैं इस प्रकार की टीचिंग्स नहीं दिया करता था, राइट। अब मैंने अपने आप को इम्प्रूव कर दिया है और ये बात तो मेरे ख्याल से 10 एक साल पुरानी, क्योंकि हाँ मेरे पास 220 जो थी वो उसी समय पर थी, पल्सर 220, राइट। और अब बहुत अलग समय। अब आई वॉन्ट, अब तो मैं यार ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन करता हूँ, आप लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं मेरे, राइट, आने वाले समय के ऑफिसर्स हैं। आई ट्रेन यू गाइस। तो मैं, देखो क्या होता है, हर एक इंसान का पास्ट होता है, तो आपको चीज़ें ये नहीं सीखनी चाहिए अरे देखो सर ऐसे हुआ करते था, मैं ऐसा मुंह पे बोलता हूँ, ऐसा नहीं, उससे भी मिलोगे तब बताएंगे, ठीक है। चलो, तो आपको समझाने का मेन मोटिव ये है प्रैक्टिकल चीज़ों से कि कम्युनिटी पुलिसिंग, कि ये इसको आप जो है वो लिमिट में रखें। ये अनलिमिट नहीं होनी चाहिए। अनलिमिट हो तो फिर एक्शन जो है वो लिए जाए, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाए। जैसे मैंने भी आपको सिक्योरिटी गार्ड का बताया कि थोड़े समय के लिए पुलिस ने खुद ने उसको अपॉइंट किया था, और ऐसे बहुत बहुत लोग करते हैं। आपने भी शायद कभी देखा हो या ना देखा हो, आई डोंट नो, बट कभी ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ लोग एक्चुअल में पुलिस में नहीं होते, बट पुलिस उन लोग को रख देती है अपने साथ ही, और वो फिर एम्पावर हो जाते हैं एकदम तेज। और फिर वो जब पुलिस के साथ नहीं रहते तब भी वो अपनी उस पावर में ही रहते कि हम तो पुलिस वाले हैं, राइट। तो वाली चीज़ है। चलो एनीवेज, लेट्स मूव फर्दर। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह जजमेंट की बात करते हैं जो पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो प्रकाश सिंह जी जो थे वो डीजीपी थे यूपी पुलिस के, आसाम पुलिस के, और उससे पहले भी और दूसरी जगह पे भी उनकी पोस्टिंग्स थी, राइट। तो इन्होंने एक पीआईएल जो है वो फाइल करी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, राइट, अपने रिटायरमेंट के बाद 1996 में। और ये मांगना चाह रहे थे पुलिस रिफॉर्म्स, ये चाह रहे थे कि पुलिस में सुधार लाए जाए, राइट। और फिर 2006 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट सामने आता है, ऐतिहासिक फैसला सामने आता है, जिस फैसले ने सभी यूनियन टेरिटरीज को और सभी स्टेट्स को डायरेक्शन दिया कि पुलिस रिफॉर्म जो है वो लाए जाए। तो क्या क्या चीजें जो है वो इसमें शामिल की गई, क्या क्या उपाय जो है वो दिए गए, सुझाव दिए गए। इसमें पहली बात तो कहा कि भैया आप फिक्स करो टेन्योर को, कि अगर कोई भी डीजीपी अगर आप कहीं पर अपॉइंट करते हैं तो उसका टेन्योर फिक्स होना चाहिए कि इतने साल तक ये रहेंगे ही रहेंगे, बीच में इनको कोई नहीं निकाल सकता। अब ऐसा क्यों, तो आप जानते ही हैं, पॉलिटिकल पार्टी, आपको बताइए कि आप भी कल को आईपीएस बनेंगे, आपके साथ किसी भी पर्टिकुलर नेता से या किसी भी सदस्य के साथ, कार्यकर्ता के साथ, इवन कार्यकर्ता के साथ पॉलिटिकल पार्टी के, आपकी अगर बहसबाजी हो गई और वो अगर डायरेक्ट अप्रोच करता है किसी बड़े नेता को, राइट, उसी के अंडर आता है, तो फिर आपके लिए डिफिकल्टीज हो सकती है। मेनली डिफिकल्टी क्या, ट्रांसफर, उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ आपके लिए नहीं होगी, राइट, ट्रांसफर। तो ये लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर वगैरह करवा देते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो कि कम से कम यार वो अधिकारी, वो ऑफिसर जो है, उसको एटलीस्ट मिनिमम टेन्योर तो उसका होना चाहिए इतना कि वो वहां पर इंश्योर कर सके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। तो ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात, ऐसी सिचुएशन भी आप अवॉइड करो कि ऐसी सिचुएशन में किसी को भी डीजीपी नहीं बनाना जिसका खुद का रिटायरमेंट जो है वो कुछ ही महीने बचा हो। जैसे फॉर एग्जांपल 3 महीने में एक व्यक्ति रिटायर हो रहा है, उसको आपने डीजीपी की पोस्ट पे लाकर रिटायर कर दिया, तो वो भी सही नहीं है। पोस्ट पे उस व्यक्ति को आओ कि एटलीस्ट वो 2 साल तक तो टिके, 2 साल तक तो, क्योंकि यार देखो अल्टीमेटली 6-8 महीना तो उस पर्टिकुलर जगह को समझने में ही लग जाता है। आप भी जिस भी जगह पर जाओगे, नई डिस्ट्रिक्ट पर आपको पोस्टिंग मिलेगी, आपको आपको पहले 6-8 महीने तो उसके हाव भाव समझने में लग जाएंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से ऑपरेशन होता है, यहाँ पे किस प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज चल रही है, कैसे आपको ऑपरेट करना है, कैसे आपको इलीगल एक्टिविटीज को कर्ब करना है, कैसे आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। इट विल टेक सम टाइम टू एनालाइज, टू ऑब्जर्व, गेटिंग इट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करो
कि जब भी आप डीजीपी को सेलेक्ट करो तब ऐसे व्यक्ति को नहीं करना है जो व्यक्ति कुछ ही महीनों में उस पोस्ट से रिटायर होने वाला है। एंड कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, ये इंश्योर करने के लिए मिनिमम टेन्योर होना चाहिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लिए, आईजीपी के लिए, राइट। और मिड टर्म में उसको ट्रांसफर ना किया जा सके, जो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे ही दिया, राइट। एंड ऑफिसर्स की पोस्टिंग जो है वो की जानी चाहिए पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड के द्वारा। एक पीईबी बनाओ आप, जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होने चाहिए, जिनको पावर दी जाए कि वो ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट जो है वो कर सके कि किस क्षेत्र में, किस पोस्ट में, किस पर्टिकुलर अधिकारी को अपॉइंट करना है और कितने टेन्योर में उसको ट्रांसफर करना है या नहीं करना है। फाइनल डिसीजन जो होना चाहिए वो पीईबी का होना चाहिए, राइट। और इसमें कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर अवॉइड किया जाए। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है यार, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर सेपरेशन नहीं है। अगर आप देखेंगे 3 पिलर्स को हमारे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को, तो लेजिस्लेटिव के अंदर एग्जीक्यूटिव आता है और जुडिशरी वैसे एग्जैक्टली तो नहीं, बट हाँ फिर भी हमें देखने को मिलता है कि लेजिस्लेटिव के अंडर ही हम लोग को एग्जीक्यूटिव्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, कानून बनाने का, उसको इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। तो ये कोऑर्डिनेशन बैठा रहा है, राइट। तो इसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर इस प्रकार से जो है वो बनाया हुआ है। और फिर सेपरेट है टोटली जुडिशरी, तो इसलिए जुडिशरी भारी पड़ जाती है सभी के ऊपर, है ना। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि जिसमें क्योंकि कई बार यार ब्यूरोक्रेट्स बहुत प्रेशर झेलते हैं। आप लोग आने वाले समय में आपको ये सर्विस को देखकर, जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं उनको मज़ा आता है कि अरे यार हमारी तो थाट होगी, वाट होगी, अरे मज़ा आएगा, सब सैल्यूट ठोकेंगे। भैया देखो, सिर्फ आपके परिवार को मज़ा आएगा, आपके दोस्तों को मज़ा आएगा, आपको ना आने वाला। आपको सिर्फ 6-8 महीने तक अरे अच्छा लगेगा, उसके बाद जब आदत पड़ जाएगी, क्योंकि आपका रेगुलर हो जाएगा, आप ऐसे हो जाओगे कि आपको आदत पड़ चुकी है। देखो राजा जो होता है ना, कहते हैं ना कि उसके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर होती है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें देखनी होती है। राजा की फैमिली शाही जीवन जीती है, बट राजा चीजों को ऑब्जर्व करता है। राजा एंटरटेनमेंट नहीं करता। अगर आप सोच रहे हो आईएएस आईपीएस बनने के बाद आपकी लाइफ जो हो जाएगी कि आप एंजॉय करोगे, राइट, फैमिली के साथ वेकेशन पे जाओगे नो डाउट, बट हमेशा नहीं, हमेशा एंजॉयमेंट नहीं। मतलब मान के चलो कि एक साल में 2-3 बार, 2-3 दिन के लिए चले गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना योर लाइफ विल बी लाइक अ किंग। और किंग का जीवन जीना है तो किंग के जीवन में स्ट्रगल है यार, क्योंकि हर किसी को इतनी बड़ी गद्दी मिलती ही नहीं है, और जिसको मिल जाती है, बोलते हैं ना कि जितनी बड़ी पावर उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप उन पर्टिकुलर चीज, आपके एक साइन पर पूरी डिस्ट्रिक्ट चलेगी यार, आपके एक इशारे पर डिस्ट्रिक्ट चलेगी, तो आप डिस्ट्रिक्ट को चलाओगे आगे चल के। और जो इंसान पूरी डिस्ट्रिक्ट को चला रहा है, मेंटेन कर रहा है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवा रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है पूरी डिस्ट्रिक्ट का, सोचिए उसके ऊपर कितना प्रेशर और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कैसे वो व्यक्ति एंटरटेन करेगा या एंटरटेनमेंट में इन्वॉल्व होगा, नहीं होगे। तो बड़ी पोस्टिंग चाहिए तो मेहनत भी करनी पड़ेगी और अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन मैन की तरह नहीं बनना। अगर कॉमन मैन की तरह बनना है तो करो, कुछ भी काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। पर ये वाले काम में, ऑफिसर्स वाले काम में अलग फीलिंग भी अलग है, रिस्पेक्ट भी अलग है, और कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हाई लेवल की है, राइट। तो थोड़ी दिनों तक मजा आएगा आपको, 6-8 महीने तक आप ऐश करोगे, मजा आएगा, लगेगा अरे वाह यार क्या बात है। बट फोकस जो रहेगा आपका वो यही रहेगा कि ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं, मेनली काम। तो अरे वो तो आप बन जाओगे, डोंट वरी, इस प्रिपरेशन में ही आप बन जाओगे। नहीं बनोगे मैं बना दूंगा, टेंशन मत लो, राइट। इसके अलावा तो ये वाली चीज इन्होंने बोली यहाँ पर, ये वाली चीज हुई। फिर सेटअप करो एक स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी को, वही चीज अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए कि पुलिस जो भी कार्य करती है और किसी के साथ अगर पुलिस ने गलत कर दिया, राइट, तो सामने वाला व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति जो है वो यहाँ पर पहुंच सके, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन होना चाहिए, यानी कि सेपरेट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, राइट, एंड लॉ एंड ऑर्डर बेटर तरीके से फंक्शन हो सके। तो इसके लिए पुलिसिंग को आप इंप्रूव करो। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए एक, राइट, जो कि सिविल सोसाइटी के मेंबर्स इस कमीशन के अंदर हो, राइट। इसके अलावा एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाए। तो ये सब चीजें हैं, इसमें 2-3 चीजें बस खास इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, राइट। और इसके अलावा स्टेट ने इस जजमेंट के बाद कैसे रिस्पॉन्ड किया, तो ऑब्वियस ही बात है, किसी भी स्टेट ने पूरी तरह से कंप्लाई नहीं किया इस जजमेंट में। जो भी चीज़ें जो है वो दी गई थी, जो भी रिकमेंडेशन दिए गए थे, तो उसको नहीं किया। 18 स्टेट ने पास किया या अमेंड किया अपने पुलिस के एक्ट को, बट किसी ने भी पूरी तरह से इस मॉडल को जो है वो ना मैच कर पाए, ना प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है वो देखी गई। तो ये थी गाइस पूरी ओवरऑल चीज़ जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
गाइस कैर्न एनर्जी का ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। हालांकि हमने इस टॉपिक को पहले कई बार जो है वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट सबसे पहले जो मेन जो आपके लिए काम की चीज है वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये टॉपिक मैं आपको समझाता हूं, पूर्व व्यापी कराधान और कि ये क्या होता है, फिर हम लोग इस पूरे कैर्न एनर्जी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए जनरली हम लोग क्या देखते हैं, सरकार जब टैक्स लगाती है तो सरकार क्या बोलती है, जैसे आज की तारीख है, आज की डेट है, ये प्रेजेंट डेट हम लोग को देखने को मिल रही है, ये प्रेजेंट डेट, आज की डेट, आज की तारीख, राइट, आज की तारीख हम लोग को देखने को मिल रही है। तो सरकार आज एक कानून लेकर आई, बट सरकार क्या बोलती है, आने वाली इस तारीख, फिर से सुनिए, आने वाली इस तारीख, आने वाली कि सरकार फ्यूचर की बात करती है। सरकार बोलती है कि फ्यूचर में इस फलाना फलाना तारीख को टैक्स जो होगा वो इस फलाना फलाना प्रोडक्ट पे इतना % हो जाएगा। जनरली सुना है आपने ये वाली बात, जो भी कानून आता है सरकार बोलती है ना कि आने वाले समय से ये कानून जो है वो लागू होगा, आने वाले इस तारीख से ये कानून लागू होगा, यही बात होती है जनरली। बट रेट्रोस्पेक्टिव कानून जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते, रेट्रोस्पेक्टिव के टैक्सेशन जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते। कैसे होते हैं, जैसे कि आज की तारीख है, प्रेजेंट डेट, ये हम लोग को आज की तारीख देखने को मिल रही है ना। तो सरकार बोलती है कि आज की तारीख से पिछले 5 साल से, यानी कि आज की डेट से, आज की डेट में कानून लेकर है, कानून कब आया, आज की डेट में आया, बट सरकार बोलती है कि आज की तारीख से आने वाली तारीख में यह कानून लागू नहीं होगा, पिछली तारीख से, पिछले 5 साल पहले से यह कानून जो है वो लागू माना जाएगा। अब आप बोलोगे व्हाट डज दिस मीन, ये क्या नाटक है, ऐसे ही होता है रेट्रोस्पेक्टिव के मामले ऐसे ही होता है। अब आप बोलोगे सर ये तो गलत है, नहीं, मान लिया गलत है, बट कई केसेस में गलत नहीं भी होता है। कैसे नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का इस्तेमाल जो है वो किस चीज के लिए करती हैं, कि उन्हें अगर लगता है कि अरे यार उनके टैक्सेशन में कुछ गड़बड़ी है, तो अपनी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए करती है। क्योंकि इन्हीं गड़बड़ी के कारण हमें देखने को मिलता है कि कुछ कंपनी जो है वो फायदा उठा लेती हैं इन लूप होल्स के चलते, राइट। तो ये गड़बड़ी होती है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सरकार ने 5 साल पहले कोई टैक्स बनाया होगा, उसमें फलाना कोई प्रॉब्लम्स होगी, कोई लूप होल्स होगा, जिस लूप होल का इस्तेमाल करके लोग बाग जो होते हैं, कंपनी जो होती है वो बेनिफिट कमा रही होगी, और वो आज की रेट में 5 साल बाद पता लगा, तो सरकार जो आज की रेट में जो अमेंडमेंट करती है वो ये करती है कि ये लागू होगा 5 साल पहले से, यानी कि अपने प्रीवियस कानून को ही अमेंड कर देती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि अब उस प्रॉब्लम को भी मैं आपको समझाता हूं, जिससे कि और बेहतर तरीके से टॉपिक आपको समझ में आए। प्रॉब्लम ये होती है, देखिए अगर टैक्स हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक फलाना एक्स प्रोडक्ट, सरकार ने बोला कि एक्स प्रोडक्ट पर हम टैक्स जो है वो 10% का लगाएंगे, चार्ज करेंगे, ठीक है। अब सरकार को ये 20% करना था, बट गलती से मैंने मान लिया कि फिगर में गलती होगी, 2 की जगह 1 डल गया, तो वो 10% हो गया। और फिर जब सरकार ने बाद में जाकर 5 साल बाद रिव्यू किया, तब सरकार को लगा अरे यार ये तो 20% होना चाहिए, तो 10 कैसे हो गया। सरकार ने बोला हम चेंज कर रहे हैं, अब इसको 20% माना जाएगा। मतलब कि पिछले 5 ईयर्स में जिन भी लोगों ने इस पर्टिकुलर एक्स के प्रोडक्ट पर टैक्स जो है वो 10% दिया होगा, अब उन सभी लोगों को एक्स्ट्रा, यानी कि आने वाले साल में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इस पुराने पिछले साल का जो बैलेंस है वो पे करना पड़ेगा, यानी कि इसका इंटू 2 कर दो आप, राइट, 10% का डबल है ना, तो अब उनको 20% पे करना पड़ेगा सभी को। जितना टैक्स उन्होंने पिछले 5 साल में पे किया था उसका मल्टीप्लाई कर दो 2 से, या फिर 20%। तो ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अलग अलग टाइप के होते हैं, बट आपको समझाने के लिए कि सरकार इस प्रकार से पुरानी चीजें चेंज कर देती है, और इसकी लायबिलिटी उन्हीं लोगों पर आती है जिन्होंने ऑलरेडी इस चीज को यूज किया होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, राइट। सेम चीज हुआ है अभी, ये जो घटना जो घटी थी, ये घटना हमें देखने को मिली थी कि कैर्न एनर्जी करके एक कंपनी के साथ जो है वो घटी थी, ये हाईलाइट हुई थी। ऐसे तो काफी सारी कंपनीज के केसेस हैं, बट ये इंटरनेशनल मामला जो है वो चला गया था, तो इसलिए अभी मैं आपको उस मामले के बारे में भी बताऊंगा, जिससे कि ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं उम्मीद करता हूँ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का टॉपिक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। एंड कंट्री जो है वो जनरली, मैंने आपको बता दिया कि इस रूट का इस्तेमाल करती है किस पर्पस के लिए, अपनी गलतियों को करेक्ट करने के लिए। एंड रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो है ये कंपनीज को जो है वो हर्ट करता है काफी ज्यादा, राइट। अब कंपनी ने जान के या अनजाने में अगर टैक्स को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके अपने अकॉर्डिंग जो है वो किया होगा, देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, फिर बाद में जब इसको करेक्ट किया जाता है, फिर कंपनी जो है वो चिल्लाने लगती है कि नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो ये वाली बात है ना, देखो अगर कंपनी ने लूप होल का इस्तेमाल किया हो या ना किया हो उससे मैटर नहीं करेगा, कंपनी के ऊपर तो आगे चल के ये लायबिलिटी तो आएगी आएगी। तो इसलिए कंपनी को जो है वो बड़ा नुकसान होता है इन सब चीजों के कारण।
अब देखिए गाइस, ये केस स्टडी हम लोग करते हैं कैरन एनर्जी को लेकर, ये टॉपिक। तो आप सिंपल सी चीज पहले ध्यान में रखिएगा, कैरन एनर्जी एक कंपनी है, राइट, ब्रिटिश कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है, यूके की एक कंपनी है, राइट। इस कंपनी ने इंडिया के ऊपर जो है वो केस फाइल किया था। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा टाइमलाइन जो है वो बताता हूं। 2012 का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ, इसका यूज जो है वो इंडिया ने किया था इस कंपनी के अगेंस्ट, कैरन एनर्जी के अगेंस्ट। तो कैरन एनर्जी ने इंडियन गवर्नमेंट को चैलेंज किया कि इंडिया जो है वो इस कंपनी से, हम लोग जो है कैरन से टैक्सेस जो है वो ले रहे हैं, राइट। और 2012 के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ को लाकर हम इस पर्टिकुलर कंपनी से टैक्सेस जो है वो चार्ज कर रहे हैं। और 2014 में इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट ने डिमांड करी 10,247 करोड़ टैक्सेस की। इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट ने, हमने बोला इस कंपनी से कि आप 10,247 करोड़ 10,247 करोड़ रुपीस एज अ टैक्स के तौर पर पे करें। फिर नेक्स्ट ईयर 2015 में कैरन एनर्जी पीएलसी, इसने क्या किया, इसने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पर चली गई, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पर, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा गाइस, कि अपना अमेंडमेंट जो है वो कर दिया, इस पर्टिकुलर टैक्स को जो है 2012 के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को जो है वो एंड कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, और कहा कि कैरन से एकत्र किए गए 7,900 करोड़ रुपीस ये वापसी जो है वो इनको दे दी जाए, इनको रिटर्न जो है वो कर दिया जाए। तो रिफंड जो है वो करने की बात की गई। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो पढ़ाई दिया, बता दिया। तो देखो, आसान और सिंपल शब्दों में पूरा मुद्दा हम लोग को ये देखने को मिला था कि कैरन एनर्जी और इंडिया के बीच में यही केस चला था। इंडिया ने कैरन एनर्जी के ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लाकर उसके ऊपर इम्पोज कर दिया था, टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए थे 10,000 समथिंग करोड़ रुपीस के। और अब कैरन एनर्जी जो है वो कोर्ट चली गई, इंटरनेशनल कोर्ट पे जो है वो चली गई, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नीदरलैंड्स पे चली गई। और वहां पर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट इस केस को जो है वो हार गई। और केस को हारने के बाद हम लोगों ने 2012 के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ को जो है वो हटा दिया, खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। और रद्द करने के बाद हमने ऑर्डर पास कर दिया कि कैरन एनर्जी को पैसा जो है वो लौटा दिया जाए, दे दिया जाए। और दिसंबर 2020 में यही चीज हम लोग को देखने को मिली थी, राइट। तो ये चीज था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और अभी ये टॉपिक जो न्यूज में आया था वो इसलिए आया था क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का और कैरन एनर्जी का एक सहमति हुई है कि एक एंटिटी के माध्यम से, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह जो हम लोग को, एंटिटीज वगैरह जो हम लोग को देखने को नहीं मिलती हैं, तो उसके माध्यम से इस कंपनी को जो है वो $1 बिलियन का डिस्प्यूट को लेकर जो रिफंड जो देना था, तो हम रिफंड जो है वो करेंगे। मतलब कुल मिलाकर हम लोग एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि ये रिफंड जो है वो बिजनेस के माध्यम से इस कंपनी को जो है वो कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ है गाइस जिसके बारे में एक आपको बेसिक सी जानकारी, एक जनरल सा आइडिया होना चाहिए। बट मेन चीज जो काम की है इस टॉपिक में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, आपको समझने के लिए। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, कुछ फैक्ट्स जो है वो जान लेते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से रिलेटेड। तो ये स्टैब्लिश हुई थी 1899 में, कहां पर, द हेग नीदरलैंड्स में। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को सर्व करती है। जैसे अगर कोई भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, राइट, जैसे आपस में जैसे एक कंपनी और कंट्री के टैक्सेस के बीच में डिस्प्यूट हुए एग्जांपल के तौर पर, तो वो डिस्प्यूट जो है यहाँ पर सेटल किए गए। इवन अलग अलग कंट्रीज के बीच में, एक कंट्रीज और दूसरी कंट्री यानी कि एक्स और वाई कंट्री के बीच में भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ये डिस्प्यूट भी जो है वो रिजॉल्व किया जाता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर। तो ये बेसिक सा फैक्ट है जिसके बारे में बस आपको एक जानकारी होनी चाहिए। और इसके जो भी डिसीजन होते हैं उसको अवार्ड्स कहा जाता है। अवार्ड, ये पुरस्कार नहीं है, अवार्ड लिखिएगा आप। इसके डिसीजन को जो है वो अवार्ड कहा जाता है। और इसके जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं सभी पार्टीज के ऊपर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के जो डिसीजंस होते हैं या अवार्ड्स जो होते हैं वो बाइंडिंग नेचर के होते हैं, मतलब कि इसके द्वारा दिए गए डिसीजन को फॉलो करना मैंडेटरी होता है। तो ये था पूरा पूरा टॉपिक, उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक जनरल सा आइडिया देता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का म्यूचुअल फंड हम लोग को देखने को मिलता है, एक टाइप का म्यूचुअल फंड है। जैसे कि म्यूचुअल फंड के जरिए, या फिर आप ये मान के चलो कि कई बार आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, है ना, हम लोग अक्सर जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वेरियस कंपनीज के शेयर वगैरह परचेज कर लेते हैं। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके का है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये इन्वेस्टर्स को जो है वो ऑफर करता है, मतलब इन्वेस्टर्स को वेरियस तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने के ऑफर देता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो बस इतनी सी चीज है ये जिसको आपको ध्यान से
समझना है। तो बेसिक सी चीज, पहली बात तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट टूल आप कह सकते हैं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कि लोग जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब देखो, अभी और भी बात करेंगे, थियोरेटिकली भी इसके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे, बट एक बेसिक सा आइडिया जो है आपको लगना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो मैंने अभी आपको बताया। एंड ये टॉपिक अभी न्यूज में क्यों आया वो चीज समझिए। कैनेडियन पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड और ऑन्टेरियो टीचर्स पेंशन प्लान, तो ये एंकर इन्वेस्टर्स जो है वो होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के, जो कि NHAI के हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। नहीं कि NHAI के प्रोजेक्ट के देखने को वाले, कंप्लीटली NHAI की बात नहीं हो रही है, राइट? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कंप्लीटली बात नहीं हो रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ 5 ऑपरेटिंग टोल रोड्स प्रोजेक्ट्स हैं। इसकी एग्रीगेट लेंथ जो होगी रोड की वो 390 किलोमीटर के आसपास की होगी। तो बताया जा रहा है कि अभी इनिशियली जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होगा वो इनिशियली 5 ही रोड के लिए हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कि 5 रोड को बनाने के लिए जो फंडिंग्स जब अब आएगी, तो वो फंड जो है वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू लाई जाएगी। देखो सिंपल तौर से और समझो, इस चीज को समझो आप। एक कंपनी होती है, ठीक है, लेट्स से कि एक कोई XYZ एक कंपनी है। ये कंपनी जो है वो अपनी एक ब्रांच जो है वो खोलना चाहती है ABC। अब इस कंपनी के पास पैसे तो है ही नहीं, राइट? फिर ये कंपनी क्या कर सकती है, ये कंपनी मार्केट में जो है वो शेयर अपने जारी कर सकती है। ये लोगों से बोल सकती है कि आइए आप हमारे जो है वो शेयर खरीदिए और हम जो है वो इस प्रकार के प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट? तो ये जो है वो अपने उसके बारे में बताते हैं, अपने आइडिया के बारे में बताते हैं, अपने फर्दर प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताते हैं। तो मार्केट में जो है वो अपने शेयर रिलीज करते हैं और मार्केट में जो जनता है, हमारे सिटीजन है, वो देखते हैं कि अच्छा ये कंपनी जो है वो इस प्रकार के प्रोजेक्ट में काम कर रही है। तो ये सोचते हैं इन्वेस्टर्स कि यार ये आगे चल के कंपनी जो है वो ग्रो करेगी। फिर जब ये सोचते हैं कि कंपनी जो है वो आगे चल के ग्रो करेगी, तो उस कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, और जब शेयर खरीदेंगे तो कंपनी को देंगे पैसा, और इस तरीके से कंपनी के पास क्या आ जाता है, कैपिटल आ जाता है, मतलब कि कंपनी के पास फंड्स जो है वो आ जाते हैं इस तरीके से। तो शेयर जारी करके फंड को जनरेट करने के लिए ये एक एक्टिविटी हम लोग को एक प्रकार की देखने को मिलती है, जो कि कंपनी जो है वो उपयोग करती है। सेम वही चीज है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ कुल 5 प्रोजेक्ट्स के आसपास प्रोजेक्ट्स है आज की डेट में, 390 के आसपास किलोमीटर के, राइट? तो इन रोड्स के ऊपर बताया जा रहा है कि अब रोड बनाने तो भैया फंड की आवश्यकता है। तो कह रहे हैं कि हम ये फंड जो कलेक्ट कर रहे हैं या जनरेट कर रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के माध्यम से कर रहा है। सिंपल सी चीज। तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या हुआ, तो ये एक प्रकार का आप ये कह सकते हैं एक जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, तो सेम उसी टाइप का है। अब म्यूचुअल फंड्स में लोग जो है वो पैसा जो है वो लगाते हैं, राइट? अब म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ लॉन्ग टर्म शेयर्स होते हैं, राइट? कुछ शॉर्ट टर्म शेयर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, परचेज किए जाते हैं। तो वो म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है वो ये सब चीजें जो है वो कर रहा होता है। कभी आपने म्यूचुअल फंड को देखा होगा, सुना होगा, उसके बारे में सुना तो होगा ही डेफिनेटली, है ना? कभी उसको ऑपरेट किया होगा, नहीं किया तो करके एक बार ट्राई करना। वैसे मैं ये सब चीजें प्रमोट करता नहीं हूँ, बट इन्वेस्टमेंट करना जो होता है वो हेल्दी होता है, राइट? इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको करने ही चाहिए, राइट? क्योंकि उससे क्या रहता है कि उससे ऑब्वियस ही बात है कि यार आपकी कहीं ना कहीं इनकम जो है वो बढ़ती है, कमाई बढ़ती है। बट यस, किसी की सुन के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। किसी ने बोला कि अरे मैं तो इतने पैसे लगा रहा हूँ यार इस शेयर में, तू भी लगा दे, ये अनपढ़ वाले काम मत करो। यू आर अ ब्यूरोक्रेट, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हो आप सभी लोग, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, अच्छे खासे नॉलेजेबल पर्सन हो। तो जब भी शेयर्स वगैरह परचेज करो तो पहले देख लो किस कंपनी के शेयर परचेज कर रहे हो, वो कंपनी का अभी एट प्रेजेंट जो है वो क्या चल रहा है मार्केट में, किस प्रकार की चीज चल रही है। सबसे बेस्ट चीज है न्यूज़पेपर, राइट? जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर है, उसमें इन सब चीजों से रिलेटेड बहुत न्यूज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? तो देखो आपकी कंपनी की क्या पोजीशन है मार्केट में और अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, उसको देखो, फिर समझो, आप एनालिसिस करो, उसके बाद फिर सोचने समझने के बाद जो है वो फिर इन्वेस्टमेंट करो। तो ऐसे जो इन्वेस्टमेंट जो होते हैं ये बेसिकली ऐसी हवा वाली बाजी वाली इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं, ये कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट होता है। तो करो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत अच्छा होता है, बट आई प्रमोट कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट। मैं इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं करता हूं। मैं नहीं कहता कि आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं, मैं ये कहता हूं कि पहले आप मार्केट को स्टडी करें, उसके बाद पैसा लगाएं। तो आप कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट करें। तो लोग आपको बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट कर दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, नहीं बॉस, कैलकुलेटेड। ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो, यू शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स।
आपको हमेशा दूसरों से डिफरेंट रहना है, दूसरों से बेहतर रहना है। और वो कब रह पाओगे? जब आप चीजों को अलग तरीके से जो है वो देखोगे। कॉमन मैन चीजों को जो है वो देखता है कि अरे यार उस मेरे दोस्त ने इन्वेस्टमेंट किया, चल मैं भी कर देता हूं। नहीं, आप लोग नहीं। आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले उसको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, कुछ समय तक मार्केट में चेक करोगे, क्योंकि आज की डेट में एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत आसानी से पता लग जाता है कौन सी कंपनी आगे बढ़ रही है, कौन सी कंपनी नहीं बढ़ रही है। वो छोड़िए, आप रेगुलर बेसिस पर न्यूज़पेपर पर आपको जो है वो एक कॉलम जो है वो मिल जाता है, राइट, कि शेयर मार्केट का, राइट, एक कॉलम रहता है, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। तो उसका एक आइडिया लग जाए आपको कि इन्फोसिस कैसा परफॉर्म कर रही है, राइट, टाटा जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, तो पता लग जाता है। तो आप एनालाइज करो, देखो कि अभी क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, फिर न्यूज़पेपर्स देखो, राइट, फिर उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद इन्वेस्टमेंट करो। बट देखिए, ये सब चीजें जब आपके पास टाइम हो, आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपके पास टाइम हो तभी करना, वरना फालतू अपने टाइम को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अभी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम कर रहे हो, राइट, और इससे करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं है, राइट। लोग बाग यही गलती करते हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं। बट यू नो कि सिविल सर्विसेज में टाइम की कितनी ज्यादा अहमियत है, और इवन ब्यूरोक्रेट्स बनने के बाद भी आपकी लाइफ में टाइम की कितनी ज्यादा अहमियत होने वाली है, राइट। तो ये टाइम सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस टाइम को जो है वो अगर सही जगह पे इन्वेस्टमेंट जो है वो करोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो ग्रो करोगे। फालतू जगह पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिर ऑब्वियसली बात है लॉस ही होगा ना। तो अभी आप पैसों का इन्वेस्टमेंट ना करो, टाइम का इन्वेस्टमेंट करो, अच्छी जगह पर, अच्छी चीजें, अच्छे सोर्सेज के थ्रू जो है वो चीजों को गेन करो, पढ़ो, राइट। और इवन मैं तो बोलता हूँ बुक्स को अपना दोस्त बनाओ, बुक्स पर अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि वो करोगे तो फायदा आपको मिलेगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई सभी को कि हम लोग को देखने को मिल रहा है कि दो कंपनीज हैं, ये एंकर इन्वेस्टर्स बनी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट है ये करीब 390 किलोमीटर के रोड के प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें टोल नाके हैं। टोल नाका मतलब कि ऑब्वियस बात है कि टोल फीस कलेक्ट होगी और इसी से ही रिटर्न जो है वो मिलेगा, राइट, इसी से ही फायदा होगा। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए, ये एंकर इन्वेस्टर क्या होता है वो अब मैं आपको समझाता हूं। सिंपल सी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है। पहली बात तो सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2009 में, चाहो तो लिख लो, 2009 में एक नया प्रकार का ये चीज जो है वो शुरू करी, एक टूल आप कह सकते हैं शुरू किया, या नई प्रकार का टर्म जो है वो चालू हो गया, जिसका नाम है एंकर इन्वेस्टर्स। अब एंकर, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, एंकर नाम से ही समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके सिर्फ प्रेजेंस से ही एक कंपनी की मार्केट में वैल्यू अचानक से बढ़ जाती है। एक कंपनी के शेयर जो होते हैं वो अचानक से बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गाइस, आपको पता है कि अगर कोई एक मार्केट का लमसम पर्सन, मतलब रिच व्यक्ति, कोई एक मार्केट का रिच नामी जामी व्यक्ति अगर वो किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो आसपास के जितने भी लोग हैं वो सबके सब उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। यही होता है, यही थिंकिंग होती है लोगों की जनरली। और आपको भी पता है, कई बार आप जो है वो ढूंढते हो कि कौन व्यक्ति जो है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कई बार आप सुनते हो टॉपर से कि मैंने इस फलाना कोचिंग से जो है वो करी है, एग्जाम जो है क्लियर किया। अब काफी सारे लोग जो होते हैं, कॉमन मैन की मैं बात कर रहा हूँ, काफी सारे लोग जो होते हैं वो सुन लेंगे कि अरे मैंने इस कोचिंग से जो है वो कवर किया, इस कोचिंग से मैंने पढ़ा, लोग भीड़ लगा देंगे उस कोचिंग के अंदर। दे डोंट नो कि क्या खेल चलता है एक्चुअल रियलिटी में। उनको ये नहीं पता कि मैं उस कोचिंग में जाऊंगा तो उस कोचिंग में मुझे जो चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वो चीज कैलकुलेट नहीं करते। वो तो ये कैलकुलेट करते हैं कि यार ये फलाना टॉपर है, ये तो इस फलाना कोचिंग से पढ़कर टॉप कर गया। भैया, आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी, आपके माथे में, माइंड में, आपके ब्रेन में जो है वो चीजें बैठनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी टॉपिक आप चले जाइए, बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, आप जाइए उनमें लेक्चर लेकर देखिए, बहुत सारी चीजें ऊपर से आएंगी, राइट। बट क्या होता है, फिर भी लोग जाते हैं, बैठते। अब मरता इंसान क्या नहीं करता, करना ही पड़ेगा। 1.5 लाख रुपए जो फीस भर के रखी हुई है, करना ही पड़ता है, राइट। नहीं तो यार इतना इन्वेस्टमेंट किया, 1.5 लाख रुपए फीस भरी है, चलो जाके कम से कम एसी में बैठ के आ जाते हैं। यही होता है और कुछ नहीं होता, मैं आपको सच बता रहा हूं। क्योंकि पढ़ाई जो चीजें जाती है ना, वो बेसिक से नहीं पढ़ाई जाती बड़ी बड़ी कोचिंग में। वो तो उठाएंगे एक टॉपिक, और जितना मैं आपको जो तरीके से सिंपल से सिंपलेस्ट तरीके से समझाता हूँ ना, नहीं समझाया जाता। वो तो उठाएंगे, बता देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो इनिशियली उसका पोर्टफोलियो जो है वो 390 किलोमीटर की रोड को बनाने तक है। उनको क्या, उन्होंने ये चीज पढ़ा कर आगे बढ़ गए। उन्होंने ये चीज पढ़ा दी कि ये फलाना दो कंपनीज हैं, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया, ये एंकर इन्वेस्टर है, आगे बढ़ गए। क्योंकि उन्हें पता है कि जो स्टूडेंट आकर बैठे हैं
वो एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में जानते होंगे, राइट। और बट मैं जो पढ़ाता हूं, मैं किस टाइप से पढ़ाता हूं कि भैया मुझे पता है कि मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट भी आया, बिल्कुल बेसिक से अपनी तैयारी करना है, तो उसके भी बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। क्योंकि ये वाली चीज अगर आपकी क्लियर हो गई, ये फाउंडेशन, देखो क्या होता है घर बनाने में, अगर आपने नींव जो है वो उसकी मजबूत रखी है तो आपका घर नहीं टूटेगा। बट अगर उसकी नींव ही कमजोर है, बेसिक्स ही कमजोर है, तो टूटना तय है, उसका पक्का है। कुछ समय तक बैलेंस कर जाएगा फिर गिरेगा। तो मैं आपकी नींव मजबूत करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार बेसिक्स पर काम मैंने कर दिया आपका, तो ऑटोमेटिकली आपको फिर कोई नहीं रोकेगा। अब कितना भी यूपीएससी घुमा के क्वेश्चन पूछे, आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो द थिंग इज कि कोई भी टॉपिक को अब समझो, उस पर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सिविल सर्विसेज। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट और नॉट। तो ये चीज, अब किसी ने बोल दिया कि यार ये फलाना कोचिंग से पढ़ा, भीड़ लगा लेते लोग। और कई बार देखो यार, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मैंने तो ये चीज पर्सनली भी एक कोचिंग वाले से ही सुनी है, वेल एस्टेब्लिश कोचिंग वाले के ओनर से। मैं मतलब कोचिंग के अंदर जाके एम्प्लॉय से भी नहीं, डायरेक्ट ओनर से ये वाली बात क्लियरली सुनी है कि एक फलाना टॉपर की तरफ से जो है वो इतने अमाउंट की जो है वो आ गया था ऑफर कि आप जो है वो इतना अमाउंट दे दें तो आप मेरी फोटो जो है वो लगा सकते हैं। ये एक टॉपर की तरफ से आया, और काफी सारी कोचिंगों की तरफ से भी टॉपर्स के पास जाता है। सीटें बिकती हैं, नाम बिकता है बॉस। आप जिस दिन आईएएस आपके नाम के आगे लगेगा, जिस दिन लिस्ट, फाइनल लिस्ट आई और आपका नाम जिस दिन डिस्प्ले हुआ वहां पर फाइनल लिस्ट में, सबसे पहले आपके पास कोचिंग हो, मीडिया के फोन तो आएंगे आएंगे डेफिनेटली, कोचिंग वालों के फोन आएंगे कि सर हम आपका नाम जो है वो लगा देते हैं, हम आपके घर पे एक फॉर्च्यूनर भिजवा रहे हैं, या हम आपके घर पे, आप जो बोले, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट बताएं। फिर सामने वाला बोलता है कि कितनी फीस है आपकी? अच्छा 1.5 लाख रुपए एक बच्चे की। चलो एक काम करो, 100 बच्चे की फीस जो है वो भिजवा दो। ये होती है बॉस डील। होता है यार, ऐसा होता है। ये कोई मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, ये सुनने में बड़ी अजीब लगेगी कि अरे ये भी होता है, बट होता है, ये फैक्ट है बॉस। तो आपको पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में। तो हमेशा जो चीज़ समझ में आ रही है, जहां से समझ में आ रही है, मैं तो बोलता हूं उसके पास जाओ। आपका साथी, आपका दोस्त है, वो आपको बोले कि यार ये फलाना कोचिंग चलते हैं, यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता है, आप जाओ, मैं मना नहीं करता। पर बैठो, डेमो लो, सुनो, चीजें समझ में आ रही है तो करो उस पर्टिकुलर कोचिंग को, वरना करने की जरूरत नहीं है यार। जहां पर बैठकर पैसे देकर कुछ चीज समझ में ना आए, वहां पर बैठकर अपने पैसे और अपने टाइम को बर्बाद करने का क्या ही मतलब है ना। ये आपका स्कूल या कॉलेज वो नहीं है, आपके करियर की बात है। ये स्कूल और कॉलेज का टाइम नहीं है कि दोस्त बोला चला उस सर के यहाँ कोचिंग पढ़ के आ जाते हैं तो आप चले गए, नहीं। खुद बैठो, खुद समझो, लग रहा है, समझ में आ रहा है तो कंटिन्यू करो, वरना मत करो, राइट। तो उससे आपका पैसा बचेगा, आपका क्या, आपके माँ बाप का पैसा बचेगा। और अगर आप कमा रहे हो, अभी पैसा लगा रहे हो, तो आपका ही पैसा बचेगा, है ना। चलो, तो यहां तक ये बातें जो है वो समझ में आ गई। मैं आपको एंकर इन्वेस्टर जो है वो बता रहा था, मैंने अभी तक आपको बता दिया कि एंकर इन्वेस्टर एक तो ये व्यक्ति होता है जो एक नामी जामी व्यक्ति होता है, जिसका नाम होता है ना। वो अगर फलाना किसी कंपनी में जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट कर दे और मार्केट में ये चीज लीक कर देते हैं कंपनी वाले, राइट, क्योंकि लाया ही इसीलिए जाता है ना, उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को पॉपुलर करने के लिए। और आपको बता दूं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स या ऑफरिंग, तो आईपीओ से पहले ही ये एंकर इन्वेस्टर जो है वो आ जाते हैं। क्यों? आईपीओ का मतलब तो समझते हो ना। आईपीओ मतलब सिंपल शब्दों में, अगर एक कंपनी पहली बार अपना शेयर जो है वो रिलीज कर रही है मार्केट में, तो उसको आईपीओ कहते हैं। फर्स्ट टाइम शेयर जब मार्केट में रिलीज होता है, राइट, प्राइमरी मार्केट में, फिर वो सेकेंडरी मार्केट, वो इसमें चला जाता है, शेयर बाजार में चला जाता है, राइट। फिर वो खरीदारी बिक्री फिर फाइनली चलती रहती है। बट एक कंपनी की तरफ से जब फर्स्ट टाइम एक शेयर रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड आईपीओ, राइट, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स या ऑफरिंग, राइट। तो ये जब आईपीओ आता है तो इससे पहले ही कंपनी वाले जो है वो एंकर इन्वेस्टर को पिक्चर में ले आते हैं, राइट, जिससे कि एक हाइप मार्केट में क्रिएट हो जाए कि अरे इस फलाना व्यक्ति ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो हम भी जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। बट लेट मी टेल यू, वन मोर कंडीशन कम्स विद दिस, कि हर एक एंकर इन्वेस्टर को मिनिमम 10 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करना होगा। मिनिमम 10 करोड़ रुपया क्लियरली जो है वो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जब 2009 में इस चीज को लेकर आई थी, तो क्लियरली ये वाली बात जो है वो कही थी।
तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखो, एक तो एंकर इन्वेस्टर्स की ये स्टोरी जो मैंने भी आपको समझाई कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक बड़े मार्केट को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। एंकर है ना, एंकर का काम क्या है? अभी टीवी शो में एंकर का काम क्या होता है? प्रमोट करना, राइट, वेरियस चीजों को। एंकर आके तो बताता है ना कि ये देखो हमारा शो कैसा है, राइट, और ये फलाना पार्टिसिपेंट कैसे हैं, कंटेस्टेंट जो है वो कैसे हैं, राइट। बीच बीच में उनका जो वो नहीं होते, आपको पता हो कई बार जो टीवी वगैरह में जो शोज वगैरह चल रहे होते हैं तो उसमें जो लोग इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं, राइट, स्पॉन्सर्स जो होते हैं शो के, तो उनके नाम लिए जाते हैं कि ये फलाना, अलग अलग प्रोडक्ट के नाम ले लेते हैं वो लोग कि ये फलाना ने इन्वेस्ट, मतलब ये हमारे स्पॉन्सर है, ये हमारी स्पॉन्सर की लिस्ट है। सलमान खान तक बोलता है बिग बॉस में, सुना होगा आपने ध्यान से, तो कितने सारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं वो, राइट। तो वही चीज है, तो एंकर का काम क्या है? मार्केटिंग करना, बढ़ाना, प्रमोट करना। तो ये कंपनी को प्रमोट करने के लिए एंकर इन्वेस्टर होते हैं। बट देखिए एंकर इन्वेस्टमेंट भी 10 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, मतलब इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये बड़ा अमाउंट है 10 करोड़ से, और बेवकूफ 10 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि उस एंकर इन्वेस्टर को लगा होगा कंपनी में कुछ खासियत, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट किया होगा, राइट, वरना नहीं करते लोग। और फिर इसी चीज को देखकर फिर दूसरे पब्लिक मार्केट में दूसरे लोग जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। वो कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करते, और आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो। आपको हमेशा जो इन्वेस्टमेंट करना है कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो थोड़ी ज्यादा बात जो है मैंने इसमें आपको बता दी, और मैं अब उम्मीद करता हूँ एंकर इन्वेस्टर्स भी कौन होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा और ये पूरी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो NHAI के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो उस पर जो है ये लोग इन्वेस्टमेंट जो है वो करेंगे। बताया जा रहा है कि ये दोनों इन्वेस्टर्स इन प्रोजेक्ट्स के 25% स्टेक यानी कि हर एक के पास, मतलब टोटल 50% के शेयर जो है वो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के जा चुके हैं इन दोनों के पास। और NHAI के पास खुद के पास मिनिमम 15% की वो होगी, होल्डिंग होगी, इक्विटी, और बाकी रिमेनिंग जो होगा वो पब्लिक को दे दिया जाएगा, वो भी इंडियन पब्लिक को, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जो है वो दे दिया जाएगा। तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक जो कि न्यूज में था। अब थोड़ा सा मैंने आपको, हालांकि पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होते हैं उसकी एक स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, बट फिर भी अभी थ्योरी के थ्रू जो है हम लोग इस चीज को देख लेते हैं जिससे कि और बेटर तरीके से ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट जो है वो खींच के लाते हैं, फंड जो है वो जुटाते हैं, राइट, इन्वेस्टमेंट जो है वो जुटाते हैं, और उसे फिर ये इन्वेस्ट करते हैं कंप्लीटेड या फिर रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। मतलब कुल मिला के ये मान के चलो कि लोग बाग जो है वो किसी प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। लोग बाग इन्वेस्टमेंट करते हैं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो उन लोगों के बिहाफ में अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है, और अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर अपने हिसाब से कि किसी प्रोजेक्ट में उनको लगता है कि यार ये प्रोजेक्ट जो है वो ग्रो अच्छा करेगा, तो इस पर जो है वो लेट्स से कि 70% इन्होंने अपने पूरा अमाउंट जो है वो डाल दिया। किसी पे लगा कि अरे यार कम जो है वो ये इन्वेस्टमेंट करेगा तो 1 पे 10 डाल दिया। किसी पे लगा कि रिस्क बहुत ज्यादा तो सिर्फ 5% इन्वेस्टमेंट डाला। किसी पे लगा कि अरे यार चलो ठीक है मॉडरेट है तो इसके अंदर लेट्स से कि 20 या 25% जो है वो इन्वेस्टमेंट डाल दिया इन्होंने, राइट, या फिर 15% के आसपास जो है वो इन्वेस्टमेंट डाल दी, जो भी है वो जितना भी फिगर जो है वो रिमेनिंग बचा तो एक में डाल दिया उन्होंने। मतलब कुल मिलाकर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो म्यूचुअल फंड जैसा काम करती है ना। आपने कभी म्यूचुअल फंड को देखा होगा एप्स वगैरह में, तो आप देखना कि स्मॉल कैप्स, लार्ज कैप्स, उसमें हम लोग को अलग अलग देखने को मिलते हैं कॉलम्स, राइट। तो वो आपका, आप जब भी म्यूचुअल फंड लेते हो तो वो किसी मैनेजर के अंडर लेते हो आप, और वो आपका जो मैनेजर होता है वो आपके बिहाफ में सही जगह पर अपने हिसाब से, क्योंकि वो खुद एक इन्वेस्टर होता है, राइट, क्वालिफाइड या सर्टिफाइड इन्वेस्टर्स, तो फिर वो जो है वो आपके बिहाफ में जो है यानी कि आपके पैसों को सही जगह पर और उसको बढ़ाने के लिए जो है वो दिमाग लगाता है। तो ये चीज होती है, और फिर उसका कमीशन भी होता है ना। तो यही चीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर भी, राइट, कि यहां पर जो पैसा जो हम लोग को देखने को मिलता है अलग अलग इन्वेस्टर से लेकर ये इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर, और फिर ये रिटर्न इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो जुटाते हैं और अपने पास भी अपना भी प्रॉफिट जो है वो करते हैं। और इसे पूरी तरह से सेबी जो है वो रेगुलेट करती है। सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 के अंडर ये हमें देखने को मिलता है, और इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंडर ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें ट्रस्टी होते हैं, इसमें स्पॉन्सर्स होते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है, देखो इन्वेस्टमेंट मैनेजर, और इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है। अब ट्रस्टी जो होती है उसे सर्टिफाई करती है सेबी। इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंस्पेक्ट करने की, मॉनिटर करने की कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, वो ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कहीं पर कोई घोटाला तो नहीं हो रहा, तो उसको मॉनिटर किया जाता है ट्रस्टी के द्वारा। स्पॉन्सर्स कौन होते हैं, तो ये प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, राइट, जो कि
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो सेटअप करते हैं, मतलब इनिशियल जिनका पैसा जो है वो फलाना इन्वेस्टमेंट में या अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जो है वो लगाया जाता है कलेक्टिवली। और फिर इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है, इसको पावर दी जाती है कि ये सुपरवाइज करे पूरे एसेट्स को, यानी कि कौन सी प्रोजेक्ट्स, कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो जिसमें इन्वेस्ट करना जो है वो ठीक है कि नहीं, राइट। और फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट करे। तो ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर का ये काम होता है कि उस प्रोजेक्ट की स्टडी करके उस पर इन्वेस्टमेंट करे। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या होता है, ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो हमें देखने को मिलता है उसके प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करें, राइट। तो ये चीज इस प्रकार से हम लोग को ये 4 स्ट्रक्चर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके फीचर्स क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के, तो दैट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, बट फिर भी सुन लो बस इन जनरल। तो मैंडेटरी डिस्ट्रीब्यूशन 90% का होना चाहिए नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोज का, राइट, यूनिट इन्वेस्टर्स को, मतलब कि आप जितना भी कमा रहे हो उसका 90% जो है आप कैश फ्लो किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जिसमें लेवरेज कैप जो होना चाहिए वो 70% का होना चाहिए, राइट, नेट एसेट वैल्यू का। अब ये क्या है लेवरेज कैप, तो लेवरेज का मतलब मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं कि डेट, लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करना, डेट यानी कि बोरो करके इन्वेस्टमेंट करना, मतलब सीधी सिंपल बात है कि प्रमोटर जो है वो क्लियरली यहां पर मेंशन है, प्रमोटर अपना 30% पैसा लगाएंगे और 70% जो पैसा होगा वो मार्केट से उठाकर लगा दिया जाएगा, राइट। एंड अ कैप ऑन एक्सपोजर टू एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। देखो अंडर कंस्ट्रक्शन जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, तो उस पर आपको जो है वो कैप लगाना है, मतलब उस पर पूरा पैसा जो है वो एकदम से नहीं डाल देना है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। कल को अगर किसी भी चीज के चलते वो प्रोजेक्ट रुक जाता है तो ह्यूज पब्लिक का, ज्यादा मात्रा में जो पब्लिक है जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसने ट्रस्ट किया है इस पर्टिकुलर ट्रस्ट के ऊपर, राइट, पब्लिक ने जो विश्वास अपना दिखाया है, तो वो विश्वास टूट सकता है। और ऐसा ना हो इसलिए ऑब्वियस ही बात है ये सेबी बताती है, क्योंकि अल्टीमेटली सेबी को क्या चाहिए कि यार हमारी पब्लिक जो है, हमारे इंडियन सिटीजन जो है, उनका ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, राइट। इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए उनको पता होना चाहिए पब्लिक को कि कहीं पर देखो, इसका मतलब ये नहीं कि सेबी ये चीज बोलती है कि आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट करो और डूब जाओ, हम आपको बचा लेंगे, नहीं। ये चेक करती है कि जो भी कंपनीज इस प्रकार की हैं, ये कंपनी जो है वो कहीं पब्लिक का पैसा ना डुबा दे, तो उनको रेगुलेट करती हैं सेबी, राइट। तो ये वाली चीज भी आपको इस प्रकार से पता होनी चाहिए। और स्पॉन्सर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के, तो ये सेटअप करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को और अपॉइंट करते हैं ट्रस्टी को। और स्पॉन्सर जो होते हैं उनके पास मिनिमम 15% होना चाहिए यूनिट्स जो इशू की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के द्वारा, और इनका लॉक इन पीरियड 3 साल का होना चाहिए कि भग ना जाए, राइट, जिससे कि स्पॉन्सर है ना। तो ये चीज, और पब्लिक के बीच में ट्रस्ट जो है वो रहे कि हाँ स्पॉन्सर का 15% और 3 साल से बरकरार है स्पॉन्सर। इसके अलावा ये कैसे बेनिफिट करता है इन्वेस्टर्स को, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो इन्वेस्टर को हेल्प करता है कि इन्वेस्टर छोटा पोर्शन जो है वो खरीदे एक यूनिट का, यानी कि एक बड़े प्रोजेक्ट का एक छोटा पोर्शन वो खरीद ले, यानी कि अपने कुछ पैसे जो है वो थोड़े बहुत ही पैसे अपने जो है वो इन्वेस्ट कर दें, राइट। तो ये चीज मतलब जैसे क्या होता है, आप अगर एक शेयर खरीदते हो एक कंपनी का तो वो महंगा पड़ेगा आपको, वो डिपेंड करता है, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग अमाउंट के शेयर होते हैं। बट म्यूचुअल फंड में आप जो है वो अपनी तरफ से, इनकी भी एक कुछ मिनिमम वैल्यू होती है 500,000, तो आप अपनी तरफ से उससे जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, राइट, जितना आपको जो है वो करना है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। एंड गिवन दैट एसेट ट्रस्ट जो होते हैं वो लार्जली कंप्लीटेड और ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिनका पॉजिटिव कैश फ्लो होता है, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें पता है कि इसमें जो है वो कंप्लीट ये प्रोजेक्ट होगा और इससे अच्छा खासा रिटर्न जो है वो मिलेगा, तो उस पर ही ऐसे ट्रस्ट जो होते हैं वो उसी प्रोजेक्ट को चूज करते हैं। बट हाँ फिर भी रिस्क तो ऑलरेडी होता ही है, क्योंकि किसी प्रकार का म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, तो उसमें रिस्क तो है ही। क्योंकि लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड में कोई रिस्क नहीं, बट होता है। आज की डेट में तो टीवी पे ऐड भी चल रहे हैं सब काफी ज्यादा, और रेडियोज वगैरह पे भी लगातार कई बार एड्स चल रहे हैं, पहले नहीं चलते थे, कि म्यूचुअल फंड भी जो है वो रिस्की है, राइट। इसके अलावा आगे की बात करें, यूनिट होल्डर्स जो होते हैं उनको भी बेनिफिट होता है टैक्स का, टैक्स की बचत होती है। इसमें यह भी बताया गया कि कोई कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता अगर 3 साल से ज्यादा पैसा उन्होंने अपना फंसा के रखा हो किसी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर, तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। डिविडेंड इनकम से भी एग्जेम्पशन जो है वो दे दिया जाता है। और ये कैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हेल्प करेगी, अभी जो चीज हुई है हमें देखने को मिली, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो अभी 2 कंपनीज है जो है वो उसमें एंजल इन्वेस्टर्स बन के आई, राइट, 25% इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के NHAI के, तो वो उस पर इन्वेस्टमेंट जो है वो किया कंपनी ने।
तो अब ऑब्वियस ही बात है, NHAI के पास जो है वो फंड आ गया ना, पैसा आ गया, तो सबसे बेस्ट चीज तो यही है कि मोनिटाइज। एक तो पहली बात तो NHAI अपने पूरे के पूरे नेशनल हाईवेज को जो है मोनिटाइज कर सक रही है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के माध्यम से, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उसके पास बैठे बैठे अपने फंड्स को जो है वो रेज कर रही है, वो पढ़ रहे हैं उसके फंड्स, राइट। तो ये फायदा हो रहा है NHAI का। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, हमने न्यूज भी समझी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जो है वो डिस्कस किए, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को बहुत अच्छे से कवर किया, समझा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस एक युवा लड़की हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इसने जो है वो कहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के दौरान लीडर से कि मैं आपके ऊपर जो है वो गुस्सा हूं। मतलब देखिए, आप जो इनकी ऑडियंस थी जिनके सामने इन्होंने स्पीच दी थी, तो उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ये शामिल थे। तो इनके सामने जो है वो इस जो युवा जो थी, इनका कहना था कि युवा लोगों के पास उन नेताओं से नाराज और निराश होने का हर कारण है जिन्होंने खोखले वादे किए हैं। मतलब क्लियरली मुंह पे कह दिया कि तुम लोगों ने खोखले वादे किए हैं और पूरा करने में विफल रहे हैं अभी तक, और आज हम जो भी चर्चा करते हैं उनमें से कोई भी मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है। मतलब कि जो भी आज डिस्कस किया है वो प्रैक्टिकल नहीं है मेरे लिए। मतलब क्लियरली मुंह पे बेइज्जती, राइट। तो ये चीज यहां पर हुई है। बट गाइज लेट मी टेल यू, अभी जो न्यूज में चल रहा होगा काफी सारी जगह पर कि तमिलनाडु की एक लड़की विनीशा उमाशंकर, देखिए क्या कह दिया इसने ये वो। बट यू गाइज आर अपकमिंग ब्यूरोक्रेट्स, और आप तो हो, मैं तो मानता ही हूं आप लोगों को, सिविल सर्विसेज की लगकर तैयारी कर रहे हो, यू आर ब्यूरोक्रेट्स। क्योंकि इंसान आगे चल के IAS IPS बनता है, बट वो ऑलरेडी पहले से होता है, जिसमें जज्बा होता है ना बनने का, वो तो नाम के आगे सिर्फ ऑफिशियल नाम लगता है, जिसमें होती है वो क्वालिटी, उसको तो बन के ही रहना है। तो आपके अंदर एक क्वालिटी आपको डेवलप करते रहना है हमेशा। देखो देखो देखो, ये कौन है, ये फाइनलिस्ट है अर्थशॉट प्राइज की। याद आ रहा है, हमने अर्थशॉट प्राइज के बारे में पढ़ा था। फाइनलिस्ट है ये फाउंडर है सोलार पावर्ड आयरनिंग कार्ट की, जिसने रिप्लेस किया है कन्वेंशनल चारकोल आयरनिंग बॉक्स को, राइट। यानी कि चारकोल के बॉक्स को जो है वो हटाकर अब सोलार पावर्ड आयरनिंग कार्ट हमें देखने को, अरे आयरनिंग समझते हो ना, प्रेस कपड़े प्रेस करने वाली की बात की जा रही है यहाँ पर। कपड़े प्रेस, आपको पता होगा जो प्रेस में, जैसे आपके घर तो जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी वाला होगा, बट काफी सारी जगह पर जो आयरनिंग जो होती है, प्रेस जो होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं ना कि जो प्रेस वाले जो होते हैं, जो प्रेस करते हैं, जिनका बिजनेस होता है प्रेस का, तो वो अपने पास जो है वो कोयला रखते हैं, कोयले में से गर्म करके प्रेस जो है वो किया जाता है। तो उसको इन्होंने रिप्लेस करके सोलार पावर जो है वो बना दिया, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, और इनके इनोवेशन की वजह से इन्हें चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज नवंबर 2021 में भी मिला है। तो ये मतलब वो है, मतलब वेरियस अवार्ड जो है वो इनको मिल चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब सिर्फ ऐसी युवा नहीं है ये, राइट, कि जनरली किसी भी युवा ने बोल दिया ऐसे, कोई ऐसे नहीं बोलता यार, उसके लिए चाहिए होती है हिम्मत। जैसे आप लोग हैं, यू आर अपकमिंग ब्यूरोक्रेट्स, राइट, तो आपके पास हिम्मत है, आपके पास जज्बा है कर दिखाने का, करने का। बट यस, पहले करो, पहले करके दिखाओ, सिर्फ बोलना नहीं है, पहले करके दिखाइए, फिर उसके बाद आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बिहाफ में जमाना बोलेगा, राइट। तो विनीशा उमाशंकर तमिलनाडु की हैं, इन्होंने रिसेंटली अभी क्लीन एनर्जी पर जो है वो बात करी। अभी जो मीटिंग चल रही थी 26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ग्लासगो के अंदर, COP26 जो चल रही थी, तो उस समय बहुत सारी बातें हो रही थी क्लीन टेक्नोलॉजी इनोवेशन के ऊपर। तो इन्होंने भी जो है वो अपनी बात जो है वो रखी, और इनके सामने बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो थे वो मौजूद थे, राइट। और इन्होंने इसी चीज के बारे में कहा, मुंह पे बेइज्जती कर दी कि नेता जो है वो खोखले जो वादे करते हैं, राइट। और अभी इन्होंने क्लियरली ये चीज बोला कि अभी भी जो बातें हुई हैं वो ठीक, मतलब सही नहीं है, मतलब कि इम्प्रैक्टिकल टाइप की बातें हैं, और हमें रहने योग्य दुनिया में रहने के वादों के बजाय कार्यों की आवश्यकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैंने आपको हमेशा कहा है, आप अपने मेंस में भी इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जीक्यूशन के बारे में ज्यादा मेंशन करेंगे। क्योंकि देखो कानून बनता है, राइट, बट कानून तो सिर्फ पेपर पर बन गया, वो प्रैक्टिकल कब होगा, जब उस पर कार्य किया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये पर्टिकुलर तमिलनाडु की हमें जो देखने को मिल रही है विनीशा उमाशंकर, तो इन्होंने इंप्लीमेंटेशन पर ही स्ट्रेस दिया है। इन्होंने इसी चीज पर कहा है, सभी से ही बोला है, दुनिया के लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज सिविल सोसाइटी, सभी से कहा है
कि इमीडिएटली स्टॉप टॉकिंग, बोलना बंद करो, बात करना बंद करो और स्टार्ट एक्टिंग, कार्य करना शुरू करो। तो आपसे भी मैं यही बोलता हूं, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, और ज्ञान व्यान बांटने की किसी को जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, एक दिन अपना नाम जो है वो फाइनल लिस्ट पे ले आओ, बस दुनिया की बोलती बंद हो जाएगी। और फिर आप बोलना, फिर आप कब बोलोगे? ऐसे नहीं फालतू कॉमन मैन की तरह नहीं, आप बोलोगे प्राइम मिनिस्टर के साथ जब आपकी मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में आप बोलोगे, चीफ मिनिस्टर के पास आपकी मीटिंग होगी रेगुलर बेसिस पर तो वहां पर आप बोलोगे। तो यू हैव टू बिकम लाइक दिस। इस तरीके का आगे चल के आपको बनना है, और ये बनने के लिए मन लगा के मेहनत करो, तरीके वाली बेहतरीन। वी विल एक्ट, ये युवा ने बोला तमिलनाडु की, तो विनीशा ने, कि हम जो है वो कार्य करेंगे, इवन इफ यू डिले, अगर आप देरी करोगे तो भी हम कार्य करेंगे। वी विल बिल्ड, हम बना लेंगे फ्यूचर को, अगर आप नहीं बना पाए अपने वादों पे, आप जो है वो टिके नहीं रहे, तो भी हम तो बना लेंगे। टीनेजर ने ये वाली बात जो है वो कही, राइट। और सभी से कहा कि वो उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट करें, मतलब कि आप एक्ट, इनका इनविटेशन क्या है कि एक्ट, बात करना बंद करो, बकर करना बंद करो, काम पर फोकस करो। तो ये चीज इन्होंने जो है वो कही है, बहुत बढ़िया बात कही है। और इन्होंने अपनी जो स्पीच है उसको जो वाइंड अप किया है, तो उस समय इन्होंने बहुत बेहतरीन बात कही है, नोट डाउन, नोट करिए जल्दी से, कि आप अपने मेंस में जो है वो लिखेंगे। बहुत बेहतरीन चीज इन्होंने कही है, व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज देयर इज नो स्टॉप बटन। क्लाइमेट चेंज के पास कोई भी स्टॉप बटन नहीं है, आप क्लाइमेट चेंज को स्टॉप नहीं कर सकते हो, राइट। आप उसको पॉज नहीं कर सकते हो, एक जगह पे थाम नहीं सकते हो, इवन आप उसको रिवाइंड नहीं कर सकते हो, ये चलता ही रहेगा फ्यूचर में, और स्थिति जो है वो खराब करता जाएगा अगर हमने स्थिति संभाली नहीं तो, ठीक नहीं करी तो लिखिए आप ये अलग, बहुत बढ़िया नोट्स इन्होंने जो है वो बात करी है इसकी, कि इसलिए एकजुट होकर उठें और साथ में हम निश्चित रूप से सफल होंगे। तो ये वाली चीज इन्होंने मेंशन करी। तो ये वाला जो पॉइंट्स है ना, स्टॉप बटन, पॉज बटन, तो ये आप जरूर जो है वो रिकॉर्ड कर लें अपने पास, ठीक है। तो समझ में आ गई पूरी बातें। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक था, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।